ये लोग बात कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और किस तरह की बात करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, ये चीजें क्या क्या टॉपिक इनके हैं। और यही मकसद है हमारा कि आप सबको ये पता चले, आमने सामने बैठ के आप समझ लो, जानकारी फिर वो ग्रहण करते हैं। मतलब यही जानकारी YouTube से मिलेगी तो चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और यही बातें यहां सुनोगे आकर के तो एक अलग भाव आएगा, अलग चीजें वो परमानेंट अंदर जाती जाएंगी। तो सवाल आया है अपने किसी साथ, देश में कोई भी व्यक्ति आता है, थोड़ा बहुत लोगों को जगाता है और बाद में फिर किसी न किसी दिशा में मुड़ के अपना दूसरे एंगल से कुछ और करने लग जाता है। तो क्या हम कुछ लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि एक टॉर्च बीयरर के तौर पे काम कर सकें? टॉर्च बीयरर मतलब जैसे कोई आगे आगे चलने वाला कोई बैटरी वाला बंदा है जो पीछे वालों को बता रहा है कि देखो इधर कुआं है, इधर खाई है, ये दीवार है, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता खराब है। वो टॉर्च बीयरर बनने की दिशा में हम काम कर सकते हैं क्या? कुछ साथियों ने कहा कि राजनीति की ये बिना बात नहीं बनेगी, सत्ता हमारे हाथ में जब तक नहीं होगी तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। मैंने एक और बात कही कि सत्ता आपके पास आ गई, सत्ता आने के बाद कौन एमएलए है जो उसकी विधानसभा में पड़ने वाले 2.5 लाख या 2 लाख वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है कोई आदमी ऐसा जो 2-2.5 लाख लोगों से संपर्क सीधा कर सके? यार आप अगर 5-7 हजार हो जाओ तो हमसे वही नहीं संभल रहे, उन्हीं से बात नहीं कर पाएंगे। लाखों लोगों से कैसे बात कर लेगा कोई? आपको चीजों का कितना ही पता हो, आप किसी भी पद पर बैठे हो, जब तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आप आखिरी आदमी तक उस बात को पहुंचाने की पोजीशन में नहीं हो, आप किसी भी पद पे चले जाओ कुछ नहीं होगा। हमारा मतभेद हुआ, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। मेरा विचार था कि सत्ता परिवर्तन इसका एक जरिया मात्र हो सकता है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप। जैसे इस कार्यक्रम को आयोजन करने में बहुत सारी चीजों का समावेश करना पड़ा है, गद्दे आए हैं, मैट आया है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, जनरेटर की, भोजन का बनाने वाले सामान की, गैस या लकड़ी की, उसमें से कोई एक चीज सत्ता परिवर्तन है। बस आप उसे गैस मान लो, लकड़ी मान लो, भोजन का कच्चा माल मान लो या पका हुआ मान लो, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं है, पूरी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, यानी वो पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन तो तब होगा जब इन नेताओं की वो बात पूरी तरह से लागू हो जाए कि जनता जनार्दन है। जनता को वो जनार्दन बोलते हैं जब चुनाव आता है, और फिर वही जनार्दन पीछे पीछे घूमता है बेचारा, माई बाप करता हुआ उसी के पीछे। इसलिए हम कहते होते हैं कि हमारे देश में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में होता है और चुनाव के बाद आप उसके चरणों में होते हैं। 2 ही चरण है बस यहाँ है। तो ये इस 2 चरण से बाहर कैसे निकालें? एक चरण परमानेंट कैसे बनाया जाए कि नेता ही जनता के चरणों में रहे, क्योंकि मालिक तो जनता है और जनता को पता ही नहीं कि मैं मालिक हूं। सबसे कमाल की बात यह है, वो उसको मालिक सोच रही है, वो उसको कह रही है कि माई बाप ये करवा दो। उसको इस बात का खतरा होना चाहिए कि तुमने अगर इस आदमी की बात नहीं सुनी, एक भी आदमी की, मैं कह रहा हूं एक भी आदमी की, गांव का एक भी आदमी है ना, उसने कोई बात लिख कर दे दी अपने विधायक को या अपने सांसद को, मान लेते वो बात गलत है, तो सांसद या विधायक उस कागज पे वापस लिख सकता है ना कि भैया जो तुमने डिमांड करी है ये गलत है, ये इसलिए गलत है, ये पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो सुने ही ना? और ये हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं, पुलिस महकमे में आपकी सुनवाई नहीं, बिजली महकमे में आपकी सुनवाई नहीं, स्कूलों में चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, कहीं सुनवाई नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आपकी कहीं भी सुनवाई ना हो?
इसलिए फिर हमने ये सोचा कि भाई आप लोगों को जो लगता है आप करिएगा, हम 2-3 शर्तों पे इस मोर्चे को चला सकते हैं साथ में अगर चलना है तो। ये शर्तें हमने पहले दिन रखी थी, पहले दिन। अब आप बताइएगा, मैं तो देखो उन पे परमानेंट फिक्स हूं, मैं तो उन पे। पहली पॉइंट ये था कि इस मोर्चे का कभी कोई प्रधान नहीं होगा, ना तो मैं स्वघोषित प्रधान हूं, ना मैं किसी का बनाया हुआ हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं भी नहीं और कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका कभी कोई हो ही नहीं सकता। मोर्चा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कोई भी संगठन या अलग अलग संगठन, कभी अकेला संगठन, कभी 2 संगठन, कभी 50 संगठन आकर के अपनी बात रखेंगे कि हमें इस दिशा में काम करना है, और जिस संगठन के व्यक्ति का वो विचार होगा कि ये करना है, वही उसको लीड करेगा। समझ गए ना। मेरा जो संगठन है वो लीडर है, किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने संगठन के लिए कभी काम किया ही नहीं। मैंने मोर्चे के लिए ही काम किया है, मैंने लोगों के लिए काम किया, मेरे संगठन के लिए तो मैंने कभी काम किया नहीं। लीडर मतलब NIDER, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। कहीं आप ये सोचते हो ना डरने वाला लीडर, वो भी आता है इसमें निकल के। नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, नीडर GSM। तो हमने कहा कि आप अपना संगठन बढ़ाएंगे। जैसे आप जितने लोग यहां आए हैं, आपका कोई भी संगठन है, आप उस संगठन के पदाधिकारी हो, प्रधान हो या कुछ भी हो, तो आप यहां से जाने के बाद अपना ही संगठन बढ़ाएंगे। मोर्चे में मान लो मैंने एक कॉल दे दी कि हम ये करना चाहते हैं, और आपका संगठन उस कॉल के खिलाफ है, तो आप पीछे हट सकते हो, पूरी आजादी है, कोई दिक्कत नहीं। समझे ना बात, संपूर्ण आजादी। आप यहां बैठे हो, आपको किसी नियम में किसी ने नहीं बांधा है, आप आए भी अपनी मर्जी से हो और आप जाओगे भी अपनी मर्जी से। इस मोर्चे का भी यही नियम है। इसमें ज्वाइनिंग की कोई कंडीशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई फार्म नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई हां नहीं, कोई ना नहीं। अपनी मर्जी से जब मर्जी आइए, जब मर्जी मत आइए, जब मर्जी चले जाइए, जब मर्जी इस्तीफा दे दीजिए, जब मर्जी ज्वाइनिंग कर लीजिए, 2 बार दे दीजिए, 3 बार कर लीजिए, जैसे आपका जी करे वैसे करिए, अपने को कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, वो अलग है, वो अभी आएगा आपके सामने थोड़ा टाइम के बाद, 500 की ट्रेनिंग से पहले या बाद में आपके सामने वो कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएगा कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। लेकिन हमने तय किया कि हम टॉर्च बेयरर का काम करेंगे। उन लोगों ने कहा कि राजनीति तो करनी पड़ेगी, हमने भी कहा कि बात आपकी सही है, सामाजिक होने के बाद राजनीतिक होना भी पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के लोगों के पास बहुत पावर है। कम से कम इतनी पावर तो है कि हम जब बैंक वालों से पूछ रहे हो कि हमारे सवालों का जवाब दे दो, और पुलिस वाले लठ लेकर आ जाएं, तो कम से कम राजनीति वाला इतना तो बोल ही सकता है एसपी को फोन करके कि ये अपने लोग हैं, इन पे हाथ उठा दिया तो खैर नहीं तेरी। और अगर पुलिस वाले हमारे को डंडा ना मारें और हमारे ऊपर गलत कार्रवाई ना करें, मतलब क्या FIR ना करें, तो पूरे भारत में किसी की भी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगी, ये तो तय है, क्योंकि आदमी को जागरूकता आ जाएगी। और ये राजनीति इसका एक बड़ा अहम रोल है राजनीति का। तो अब राजनीति में यदि चला गया वो आदमी जो मोर्चे में आगे खड़ा है, मान लो मैं चला गया, ये और साथी जो दौड़ रहे हैं, जितने भी अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करके बात कर रहे हैं, अगर ये राजनीति में चले गए तो अगली बार उनको फिर बनना है, क्योंकि एक बार बनने के बाद अलग ही मतलब वो होता है सुरूर। हमने देखा है, गाड़ी सरकारी, नौकर सरकारी, PA सरकारी, कोठी सरकारी, सब कुछ, तो कुछ भी तो करना नहीं होता है।
च्यों च्यों करते निकलते हैं, सब सलूट मारते हैं, चारों तरफ सलूट लगते हैं, रेड कारपेट बिछा होता है, माननीय माननीय चलता है सारा दिन। तो वो जो अंदर माननीय माननीय पूरा दिन जो आदमी को भर देता है, वो छोड़ना थोड़ी चाहेगा यार दोबारा से, कि इस जगह से दोबारा जाना नहीं है भाई। चाहे फिर अपने लोगों को काटना पड़े, चाहे फिर झूठ बोलनी पड़े, दंगे करवाने पड़े, कोई मरवाना पड़े, खरीदना पड़े, पैसे लूट मचानी पड़े, चुनावों में धांधली करनी पड़े, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे बने रहना है उस कुर्सी पर। उस बने रहने की लड़ाई फिर असल लड़ाई को धीमा कर देगी या खत्म कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने चिल्ला चिल्लाकर पहले दिन से ये कहा कि भैया राजनीति इसमें हिस्सा है, पर अपनी गारंटी है अपन कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके पास कोई ऐसा समाधान हो कि बिना चुनाव लड़े कुछ बना जा सके तो देख लो, वो है नहीं, तो अपने को चाहिए नहीं, इसका मतलब कुछ भी आपसे, मतलब अपने को वोट वगैरह का छीन नहीं। लेकिन समाज में अच्छे लोगों की तो कमी नहीं है, और जब हमको भी किसी न किसी को वोट करनी है, आपको भी करनी, या तो हम वोट का इतना बड़े व्यापक रूप में वोट करने को रिजेक्ट कर दें, उसका बहिष्कार कर दें, वो भी संभव अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि हम लोगों को वोट करनी ही है, तो फिर किसी अच्छे आदमी को करें। अब अगर अच्छा आदमी वोट काटने का ही काम करता है तो अल्टीमेटली हम उन्हीं का काम कर रहे होते हैं। जब तक इस बात का हमको श्योरिटी नहीं होता कि वाकई में समाज जाग गया है, तब तक तो कम से कम इस वोटिंग वाली राजनीति से हमको भाई अपनी जयराम दीजिए। अगर अपने गांव में समझे हुए 10 लोग, समझे हुए, ना गुंडागर्दी करके किसी से वोट मांगेंगे ना कुछ भी, वो नहीं होंगे तब तक क्या फायदा है। और समझे हुए भी उस लेवल के कि दुनिया को लगे कि यार इस आदमी की बात को अगर नहीं माना तो ये तो सारे जेन्युइन सबकी बात कर रहे हैं ना। एक आदमी सिर्फ अपनी जात की कर रहा है, एक आदमी अपनी पार्टी की कर रहा है, एक आदमी सिर्फ तब साथ दे रहा है जब सिर्फ आप उसको जिता रहे हो, एक आदमी हारने के बाद भी आपकी मदद कर रहा है। तो ऐसे जेन्युइन लोग जब तक समाज में खुद से निकल कर नहीं आएंगे तब तक तो ये लड़ाई, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कल मैंने आपको बताया था, अपन ने तो इसके लिए 14 साल कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कि 14 साल से पहले तो हम परमात्मा से भी नहीं कहेंगे कि यार इतना कर लिया, अब कुछ तो समाधान की तरफ दिशा दिखा दो ना। अपना काम कर रहे हैं यार, सेना इकट्ठी कर रहे हैं, बंदर बंदर से अपने भालू बंदर इकट्ठे हो रहे हैं अपने जंगल में। शेर भी है कि नहीं भाई? हम अपनी सेना कि जिन लोगों को लगता है कि यार ये वाला रास्ता सही रास्ता है, वो आओ बस खाली, बाकी के अपना काम करो जैसे कर रहे थे, क्या दिक्कत है। ट्राई मारने के लिए आए थे, ट्राई मार ली, आदमी गलत है तो छोड़ो, सही है तो आ जाओ, सही है तो जुड़ गए। जितना सीखा जाए सीखो, जितना जाना जाए जानो, एक दूसरे से संपर्क बनाओ। कल को लगे देवेंद्र गलत काम कर रहा है, इन लोगों को लेके चले जाओ, कोई चक्कर नहीं, अपने पास तो 14 साल है, टेंशन नहीं। फिर आओगे कहीं और देखोगे कि यार यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इसलिए ना तो मोर्चे में कोई अध्यक्ष है, ना आपकी कोई ज्वाइनिंग है, ना आपकी कोई इस्तीफा है। फिर कैसे माना जाएगा कि आप मोर्चे में जुड़ गए हो? केवल एक रास्ता है, आप अपने गांव पर, अपने समाज पर, अपने पड़ोस पर, अपने परिवार पर, अपने ऊपर काम करना चालू कर दो, आप मोर्चे से जुड़ गए हो। सीधी सी बात है। बहुत से लोग हैं जो इस ट्रेनिंग में पहली बार आए हैं और जो वीडियो सुनकर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव पहले से ला दिया। कितने लोग हैं ऐसे जो आने से पहले बदल चुके हैं आपका? और देखो यार, मान लो 100 लोग तो आप में से कम ऐसे हैं जिन जो मोर्चे की पहली ट्रेनिंग में आने से पहले जीवन में बदलाव आ चुके हैं। तो मतलब जुड़ आप पहले ही चुके हो भैया, इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी आपको। और आप यहाँ नहीं भी आते तो जुड़े ही हुए हो। वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करती है, एनर्जी बहुत बड़ा काम, आपकी घर पर बैठे दुआएं बहुत काम करती हैं। ऐसा ये देखो ना, पुराने टाइम पे जब यज्ञ होता था या युद्ध होता था तो युद्ध उधर चल रहा होता था, शहर में, नगर में, गांव में लोग यज्ञ कर रहे होते थे, ठीक है ना। और कोई सोच रहा है अगर कि सैनिक जो है वही महत्वपूर्ण है,
अरे उन सैनिकों का पेट खराब कर दे ऐसा रसोईया तो सेना का ही दुश्मन हो जाएगा। उनको स्वस्थ रख दे ऐसा रसोईया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण लड़ने वाला है। और युद्ध मैदान में घायल लोगों को लेकर जाने वाला अस्पताल तक या उनका उपचार करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए पानी प्रोवाइड करना, रसद प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति भी सेना का उतना ही महत्वपूर्ण सिपाही है। तो जब हम सही नीयत से, बढ़िया तरीके से जब हम अपने ऊपर काम करना चालू करेंगे और अपने पड़ोस पर काम करना चालू करेंगे तो आप जुड़ गए। हाँ, अपने को मान लो किसी को जुड़ना है मेरे से, वो अलग कहानी है। उसके लिए एक साथी ने पूछा भी था कि एजुकेशन के लिए हम अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं, जो अपना शिष्य कुल है, जो कॉन्सेप्ट हमने कल दिया था आप सब लोगों को, और बहुत से लोग अलग अलग जगह से देखना चाहते हैं। उसकी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन हमसे जो मेरे से जुड़ने की तो पहली कंडीशन है कि एजुकेशन वाली 13 ट्रेनिंग कंप्लीट, बेसिक ट्रेनिंग घर पे करके उसको कंप्लीट करके रखा होना चाहिए बंदा। 13 ट्रेनिंग। अगर आप अनपढ़ हो तो अपने बच्चों से लिखवाओ, वो लिखी होनी चाहिए आपके पास। वो दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज जो आपके गांव को 100% रोजगार देने की नींव बनाएगा। आपके गांव को, मतलब ये ऐसा दस्तावेज नहीं है, वो ट्रेनिंग ऐसी वैसी नहीं है। किसी ने करी है? यहां बैठा है कोई? अगर बैठा है कोई, करिए, हाथ खड़ा करो जिसने वो ट्रेनिंग करी है। 13 ट्रेनिंग जिसने एजुकेशन वाली कंप्लीट कर ली, एक ही है बस? 2 और है? वीडियो देखी है, वो कंप्लीट करनी है, वो लिखनी है। कैसे लिखनी है वो उसमें आप अगर वीडियोस देखोगे YouTube के ऊपर तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस लिखी है कि एजुकेशन की ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये लिखा है उसमें, कैसे करनी है। सिर्फ सुनना नहीं है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है वो मैंने उसमें वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है? वो जब हो जाएगी, जितने लोगों की वो बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी, उन लोगों को फिर मैनुअल ट्रेनिंग दूंगा एजुकेशन की, सामने बैठकर ऐसे ही, उससे अगली स्टेप की। कि वो तो बेसिक स्टेप है, वहां तक तो सबको पता होना चाहिए। वो स्टेप आपको बताएगा कि देवेंद्र बल्हारा क्या है, क्या करना चाहता है, उसका सपना कैसे पूरा होगा। अभी आपको क्या लगता है जब मैं वीडियोस में यहां बोलूंगा या जब मैं यहां स्टेज से बोलूंगा तो आपको मेरी बातें, कई लोगों को, बहुत से लोगों को, बाहर भी दूसरे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि जैसे अतिशयोक्ति कर रहा है, ये जैसे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ऊपर की बोल रहा है कि 14,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, कितनी जमीन चाहिएगी, कितने दिन में संस्थान तैयार होगा, उसको पढ़ाने के लिए लोग कहां से आएंगे, है ना? ये सब बातें उनके दिमाग में आएंगी। 2016 से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं उनका मैं, किसी को पता नहीं है रिक्रूटमेंट पहले हो रहा है कि ये छांट रहा हूं, ये अपने को मात्र 700-800 लोगों की जरूरत और है जो वहां उस संस्थान के लिए चाहिएंगे। और वो 700-800 लोग एकदम होंगे, ऐसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगले 1 साल के अंदर पूरे तैयार हो जाएंगे। अगले 1 साल तक 2000 लोग ऐसे तैयार आराम से हो जाएंगे। अब आप सोचो, एक ऐसा संस्थान जहां आपको वहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, देखो कमाल की बात, वहां काम करने वाला कौन होगा? कुछ लोग सोचेंगे वहां टीचर, मतलब वहां प्रिंसिपल, गेटकीपर, टॉयलेट साफ करने वाला, किचन में काम करने वाला या टीचर, उनकी सैलरी या उनके उस किसी चीज में कमी होगी? कुछ नहीं, सब बराबर पैरेलल। प्रिंसिपल की भी उतनी तनख्वाह होगी जितनी मास्टर जी की होगी, या जितनी चपड़ासी की होगी, या जितनी गेटकीपर की होगी। हम तनख्वाह के हिसाब से इज्जत देते हैं ना। अगर आप पैसा देखकर इज्जत देते हो तो भैया बराबर तनख्वाह है। आप चपड़ासी बोलेगा प्रिंसिपल को, तेरे में ज्यादा क्या है, तनख्वाह तेरे बराबर लेता हूं, ज्ञान तेरे बराबर है, काम ही तो ये कर रहा हूं बस, क्योंकि मैंने चुना है। मैं इस काम को चुनना, जो चुनेगा कि मुझे ये काम करना है। आप वहां झाड़ू मार रहे हो तो प्रिंसिपल के बराबर तनख्वाह है, तो प्रिंसिपल झाड़ू मारने वाले के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता कि तेरे पास क्या है फालतू, बराबर लेता हूं भाई, है? और ज्ञान भी बराबर है।
क्योंकि वही ट्रेनिंग करके तू आया, वही ट्रेनिंग करके मैं आया। बात ये है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऊंचा नीचा बना दिया ना सबको। इसके पास पीएचडी की डिग्री है, इसके पास मास्टर्स है, ये ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ, ये अनपढ़। कुछ लोग हमको कहेंगे जी हम तो अनपढ़ आदमी हैं। तो अनपढ़ होना कोई पाप है? अनपढ़ होना तो आज के टाइम में वरदान है। पढ़े लिखे तो सबसे बेवकूफ है। जो डिग्री धारी है वही इन्होंने तो सत्यानाश करा है पूरे समाज का। या नौकरी करने वाले या फिर डिग्री धारी। पढ़ा लिख जो अनपढ़ आदमी है वही तो बचा रहा है इस देश को, अभी तक बचाया ही उसने हुआ है। ये खेती के 3 कानून बचाने वाले वो सारे के सारे लोग अगर पढ़े लिखे होते ना। भाई एक बात देखो, आपको लठ मारने वाली पुलिस, आपको लूटने वाला न्याय तंत्र, आपको बीमार करने वाला मेडिकल तंत्र, आपकी संसाधनों को लूटने वाले ये सांसद विधायक लोग, ये पूरा तंत्र आप लोगों को कुछ भी अच्छा देना चाहेगा क्या? मैं तो नहीं मानता वो कुछ भी अच्छा देना चाहेगा। मतलब ही नहीं है भैया। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले, आपको पढ़ाएंगे हम। क्यों पढ़ाएंगे? मालूम है क्यों पढ़ाएंगे? अनपढ़ आदमी के खेत में चले जाओ और डीसी कह दे ये आदेश आया है, अनपढ़ आदमी वहीं पड़ा लट उठा लेगा। तेरी साले आदेश की ऐसी तैसी, मैं मालिक हूं, कब्जा मेरा, इतने सालों से रह रहे मेरे पुरखों की जमीन, तू कौन होता है आदेश जारी करने वाला? यहाँ अब पढ़ा लिखा, अब उसका बेटा पढ़ा लिखा है, वो कहेगा यार पढ़ के सुना, हाँ यार पापा एसडीएम का आदेश है। अरे पिताजी तो तहसीलदार कहे तो फलानी कोर्ट का आदेश है। अरे उस कोर्ट को तनख्वाह कहां से मिल रही है भाई? और जज अपने घर पे नोट छाप रहे हैं क्या? हमसे ही ले रहा है ना तनख्वाह। वो मालिक हो गया देश दुनिया का, उसको सब पता, वो सत्य की मतलब पराकाष्ठा पे बैठा आदमी है, परमात्मा का आदेश देने वाला थोड़ी ना है, या गलती नहीं कर सकता। या तो एक काम करो इस देश में कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ऊपर वाली कोर्ट अगर उसको बदले तो जज को नौकरी से हटाकर सारी तनख्वाह वापस लो। ये तो हरामी, तेरे को फैसला करना नहीं आता। जब तेरे से बड़ी कोर्ट ने उसको वापस कर दिया तो मतलब तेरे को फैसला करना नहीं आता, इसका मतलब तो गलत है कि सही है भाई? भाई न्याय तो एक ही होगा ना। न्याय के 3-4 फैसले कैसे हो सकते हैं? न्याय का तो एक ही फैसला होगा। अगर न्याय करना चाहते हो, नाम न्यायालय रखा हुआ है और पूरा अन्याय किया जा रहा है, तो ये बात आप लोगों को समझ में किसको आएगी? जिसने डिग्री नहीं कर रखी। इसलिए हमारे लिए तो मैं तो बड़ा स्पेशल मानता हूं उन लोगों को जो नहीं पढ़े, कि भाई ये आदमी की बात समझ में आ जाएगी, मेरी वाली बात तब से ऐसे आएगी, मेरी वाली बात समझ में ही उनको आती है जिनकी अक्ल अभी बची है, जो भी ब्रश नहीं करते हैं, जो मतलब टीवी नहीं देखते हैं, जो मोबाइल चलाना जिनको नहीं आता है, जो किताबें कचरा नहीं पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे नहीं भागते हैं, उनको टक से समझ आ जाएगा। जिनके निहित स्वार्थ हैं, जिनके अपने स्वार्थ उनमें निहित हैं इस पूरे काम में, उनको नहीं आएगी बस अपनी बात समझ में। तो इसलिए क्या होगा, लोग आएंगे अपने स्वार्थवश, अपना कोई, देखो आप यहां आए हो ना, मेरे लिए नहीं आया है यहां कोई भी, और ना यहां मैं आपके लिए आया हूं। सीधी सी बात है भैया जी, कोई फालतू की लाग लपेट चोरी चपाटा कुछ नहीं है। मैं यहां आपके लिए नहीं आया हूं। मुझे ये काम लगता है करना चाहिए, मुझे ये किए बिना चैन नहीं पड़ता, मुझे करके शांति मिलती है। मैं अपने मन की शांति, अपने सपने पूरे करने आया हूं। आप यहां अपने मन की शांति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने किसी पर्पज से आए हो, और वो पर्पज आपका बाकी लोगों की मदद से हल होता है, तो उन लोगों को बोलो कि हमारा ये पर्पज है। ये मत कहो कि हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मैं नहीं हूं निस्वार्थ, मैं अपने बच्चे को बेहतर समाज देना चाहता हूं, मेरा अपना बच्चे को अच्छा समाज मिले, मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह का सपना जो देखा किसी ने उसको पूरा करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं। ये आप भी चाहते हो तो आइए, तो ये आपका भी सिरदर्दी है, मेरी भी सिरदर्दी है कि नहीं? तो ये मैं अपना काम सोच करके इसे कर रहा हूं,
आप लोग अपना काम सोचकर जब करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जुड़ने वाली उस प्रक्रिया में वो एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको हमने इस तरह से लिया है कि भाई जिसका बच्चा वहां पढ़ेगा उसको भी पूरी ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है, मम्मी को भी पापा को भी, और जो वहां काम करेगा अंदर उसको भी कंपलसरी है। कारण क्या है, मान लीजिए हमने शिष्य कुल खोल लिया और खोल के शिष्य कुल में बैठ गए, वहां प्रवचन चालू हो गए। अब तो वही भैया 14,000 बच्चे 15,000 बच्चे संभालना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना है। सोचो वहां से निकलना तो नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इन 14,000 बच्चों के कितने पेरेंट्स है बाहर? 28,000। इनको लगाएंगे ना फिर गांव पे कि तुम्हारे बच्चों को हम संभाल रहे हैं, गांव को तुम संभालो कि नहीं? भाई एक गांव से 2 बच्चे लिए हैं तो कितने जने हो गए? 4 तो पक्के हो गए अपने। ये 4 लोगों को बोलना है कि तुमको डेली एक घर तैयार करना है खाली। तो डेली कितने घर तैयार हो रहे हैं? 4 घर। एक ही घर तैयार करना है ना, बस एक घर के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इतना ही चाहिए ना। खाली टाइम मिलते ही पड़ोसी के पहुंच जाओ। अब घर से तो निकाल नहीं सकता पड़ोसी है। बात करिए, वो नाराज हो जाए तो उठ के चले जाओ, दूसरे को देखो, अगला भी नाराज हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता पूरे गांव में आपकी बात कोई भी नहीं समझेगा। अब तो जनता सरकार मोर्चा की बात घर घर तक पहुंच गई है, अब तो आसानी से समझेगा। तो मान लीजिए आप पूरे गांव को समझाने चलते हो तो ये 4 आदमी 100 गांव के घर को 25 दिन में निपटा देंगे भैया। और गांव में 500 घर हैं तो 5 महीने में निपटा देंगे। 1000 घर है तो 1 साल में। ये 4 ही आदमी खाली बहुत है अपने को। 1 साल में पूरे गांव के हर घर तक शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती वाली ये बातें ऐसे चालू हो जाएंगी। अभी अपने एक साथी बोल रहे थे, आप ही बोल रहे थे शायद, कि हम लोग अपने गांव में वो एलईडी लगा के, एलसीडी लगा के, और अपना, अब हम बोल नहीं सकते ऐसे जितने जैसे आप बोल रहे हो, तो हम लोग वो लगा, आप ही बोल रहे थे ना, कौन थे वो? बोल रहे थे कि हम अपने गांव में एलसीडी लगा के करना चाहते हैं प्रचार की भाई अपनी पेन ड्राइव दे दो, पेन ड्राइव में लगा दो, डेली का 1 घंटा अपना चलेगा अपना चौपाल में या मंदिर में। मैं कहा बढ़िया है, जिस जिसके पास है चालू कर दो। बात पहुंचनी जरूरी है ना। आप नहीं बोल सकते तो जो बोल रहा है उनकी बात पहुंचा दो, क्या दिक्कत है? बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। बस वो माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच डलना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये है। तो आप सोचो कि जिस जिस गांव से अपने विद्यालय में बच्चा पढ़ता होगा, अपने शिष्य कुल में, उस पूरे गांव को कवर करने में 1 साल से फालतू का समय लगेगा क्या? बस कितना मुश्किल काम है, कुछ भी नहीं। हम तो 14 साल लेके चले हुए अभी। सिर्फ वो शुरुआत के लोग ढूंढना, वही सबसे बड़ा काम है, असल माल ढूंढना। शुरू में जो आएंगे ना, कोई राजनीतिक पार्टी वाला आएगा, कोई हद लेवल का स्वार्थी आएगा, कोई मंच माला माइक का चासड़ू आएगा, कोई अपने कुछ और काम करने आएगा, कोई दूसरे संगठनों से दुखी हो गए आएगा, कोई मतलब व्यक्ति से प्रभावित होके आएगा, कोई पता नहीं क्या सोच के आए, आई डोंट नो। पर समय के साथ जिसका सपना वही होगा जो हमारा है, वो रह जाएगा, बाकी के अपने रास्ते चले जाएंगे। उसमें कोई फालतू चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बोले कि संस्थान खड़ा होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई 14,000 लोगों के लिए स्कूल खुलने में? कितना समय? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। वो भी 1 साल भी फिनिशिंग में ही लगेगा, प्लानिंग में और फिनिशिंग में। बिल्डिंग खड़ा होने में तो 1 कमरे में कितना समय लगता है? 1 कमरे में 1 हफ्ता लगता है ना, है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 1 कमरे पे लगता है। और 1 कमरे पे कितने मजदूर लगते हैं? 1 मिस्त्री और 2 मजदूर 1 कमरे पे लगते हैं और 1 हफ्ता लगता है। अपने पास तो 28,000 हैं, 1 हफ्ता नहीं दे सकते वो अपने। भाई हमें कौन सा एक के ऊपर एक बनाना है? हमको तो पैरेलल ऐसे बनाना है ना, एक उधर बन रहा है, तो 4 आध उधर बना रहे, 4 उधर 4 उधर 4 उधर। अब महीने भर में खड़ा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ।
कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। आदमी तैयार हो करने वाले, भीड़ नहीं कर सकती। समझे हुए लोग तो काम ऐसे निपटाते हैं पता भी नहीं चलता। अभी हम ये आयोजन कर रहे हैं जितना, ये सारे के सारे लोग, मैं यहां से चला गया, मैं तो कह के नहीं गया किसने सेशन लेना है, किसने करना है। आप लोग दुखी हुए क्या? आपको लगा कि यहां बैठा हुआ आदमी खामखाई की बकवास चल रहा है? नहीं ना। तो हमको मालूम है, जो समझ गया है वो अपनी समझ को बता रहा है कि भाई मैं इतना समझा, मैं ऐसे बता सकता हूं, देवेंद्र भाई ऐसे बता सकते हैं, जो जैसे बता सकते हैं बता रहे हैं। और आप भी, ऐसे नहीं होता है कि देवेंद्र ने एक दिन में बोलना सीख लिया होगा, ऐसा नहीं है। आप भी आज बोलना चालू करेंगे ना, और कुछ नहीं करो, कागज पे लिख लो कि मैं ये बोलना चाहता हूं, ये वाली बात बढ़िया है। किसी और को मत बोलो, शीशे में बोलकर देखो, एक एक करके लाइन बोलकर देखो। सिर्फ ज्यादा नहीं कहता मैं, 5 या 7 बार आप शीशे को अपना भाषण सुना दो। अगली बार देखो, गली में बैठोगे तो गली वाले कहेगा अरे वकील हो क्या तुमको ये सारा कुछ कैसे पता है? पता क्या है, सारी दौड़ आपस में मिल रही है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस दिमाग के वो मतलब वो जो दूसरे चक्षु है वो खोलने हैं खाली, जो बंद कर रखे हैं उन लोगों ने। और वो खुलने का मतलब उनका रास्ता एक ही है, समझ। अब मानो वहां काम करने वाला बच्चा कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति वहां काम करता हो, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन सहयोग करेगा हमारा, ये तो हम तय करेंगे। लेकिन उसके बच्चे को समाज में स्थापित करने की गारंटी अगर हमारी हो, जीवन भर आखिरी सांस तक उसके रहने की, उसके मकान की, उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इंस्टीट्यूशन की हो, संस्थान की हो, हमारी मतलब संस्थान की हो, सब कुछ अगर संस्थान कर रहा हो उनके लिए, तो कौन कौन करना चाहेगा वहां काम? हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि गारंटी किस किस चीज की मिल रही है? आपके जीवन भर की भी, और आपके बच्चे को समाज में स्थापित करने की भी। और आपका बच्चा भी बड़ा होकर उसी संस्थान में काम करना चाहता है तो उसकी भी जीवन भर की, फिर उसके बच्चों की भी। कौन नहीं करना चाहेगा ऐसे ऐसे संस्थान में काम? अरे टक्कर बजेगी, वैसे ही बेरोजगारों की फौज है, लेकिन इतनी खूबसूरत ऑफर तो कहीं भी नहीं मिलती। और सबसे कमाल की बात, संस्थान में काम अपनी मर्जी का करना, वेतन समान है। ठीक, या तो हमको चौकीदार का बढ़ाना पड़ेगा या फिर प्रिंसिपल का घटाना पड़ेगा, लेकिन बराबर होगा, सम्मान बराबर होगा। मर्जी अपनी होगी कि आपको क्या काम करना है, चूज आपको करना है, तरीका इस तरीके का रखना है। क्योंकि हमें वही समाज बनाना है कि जब आप एक परिवार रूप में निकलने चलो तो उस परिवार में एक आध बार कोई निकम्मा भी हो जाता है, उसको भी खिलाना पड़ता है बिठा के, भैया क्या दिक्कत है इसमें? कोई हो ऐसी बात थोड़ी ना है कि उसको थोड़ी बेदखल कर देंगे, निकल यहां से। हाँ, समाज के लिए घातक कोई काम कर रहा है उसको बर्दाश्त करना ठीक नहीं, अदरवाइज नहीं कर रहा है कुछ भी तो कोई बात नहीं। तो इसलिए कुछ नहीं भी करते हो तो भी मोर्चे में शामिल हो खाली आ जाओगे तो भी शामिल हो, लेकिन आपका उतना ही अधिकार होगा जितना आपने काम किया है, वो वही होगा जहां आपने काम किया है। अब एक आदमी हम डोनेशन मांगे, हम कहें कि भाई हमारे पास खर्चा नहीं है, हमको कुछ मदद कर दो। अब वो कहते कि हमने तुमको 1000 रुपया भेजा था और उसमें वो खरीदने की सोचे तो गड़बड़ है। भाई 5 लाख भी भेजोगे, 50 लाख भी भेजोगे और ये सोचोगे कि भैया बैकएंड कॉल पे अवेलेबल हो, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि देखो हम बना रहे हैं एक सिस्टम, आने वाले टाइम में मैं बता भी देता हूं, खुलासा भी कर देता हूं, अभी से आप लोग चालू कर देना अपनी लिस्ट बनाना। हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि मैं बात करूंगा पूरे भारत में मात्र 30 लोगों से। मैं अपने छांटूंगा ना, मैंने जो आज तक काम किया 5 साल 6 साल, तो मैं जिन पर भरोसा करता हूं, मैं अपनी टीम छांटूंगा 30 लोगों की। 30 होंगे उनके सहायक, मतलब उनके साथ काम, यानी 30 + 30 60 लोग, तो 30 टीम बनाऊंगा मैं अपनी, 30 की एक टीम। अब इस 30 लोग जो ये हैं,
ये जितने भी लोग अब बनेंगे, अब ये कैलकुलेशन करेंगे आगे, एक आदमी अपने 20 लोग छांटेगा पूरे इंडिया से। अपने मतलब जिनके साथ उसने संवाद करना है, जिनके साथ उसने बात करनी है, जिनके साथ उसने व्यवहार कर, या जो भी मोर्चे में कोई भी काम आया, मान लो हम ये कहते हैं कि ये वाला काम करना है अपने गांव में, तो मैं उन 30 को बोल दूंगा, वो 30 अपने 20 को बोल देंगे, वो 20 अपने 20 को बोल देंगे, वो 20 अपने 20 को, और गांव में बात पहुंच गई और गांव में अपना काम चालू कर दो। मैं जैसे अभी अपने गांव में जींद में एक साथी ने एक काम किया, उसने सरपंच को बोला कि मैं आरटीआई लगाऊंगा तेरी इन चीजों की। सरपंच बोला यार ये क्यों कर रहा है तू, अब पता है कि गड़बड़ तो होती कर रखी है अपन लोगों ने। तो बोला नहीं यार, क्या रास्ता क्या है फिर इसका कि ना करे तू। उसने बोला ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी तेरे को ओपन, ऐसे तेरी बैठक में होने वाली ग्राम सभा नहीं, ओपन बुला चौपाल में। अब उसने बुला ली, मीटिंग बुलाई तो थोड़े लोग आए, उसने कहा ये नहीं बड़ी बुला, बड़ी बुला ली। बड़ी मीटिंग में उसने अनाउंस किया कि हम ये कुछ मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं। ये मैं समझ का असर बता रहा हूं आपको कि उसके लिए ना हमारी जरूरत है, ना मोर्चे का नाम लेने की जरूरत है। आपका काम होना चाहिए ना, अपने को क्या जरूरत है नाम से। अब स्वाधीन भारत के नाम से डरते हो बैंक वाले, सिक्का गैंग के नाम से, मितौली वालों के नाम से डरते हो, या जेएसएम के नाम से, क्या फर्क पड़ रहा है? काम तो एक ही कर रहे हैं ना सारे के सारे, वही काम है। तो हमें थोड़ी ना आपके ऊपर ठप्पा लगाने की ये जेएसएम वाले हैं। अरे नहीं भैया, तुम जो हो तुम वही रहो, कुछ नहीं बनने बदलने की जरूरत। अब वो सरपंच को उसने बोला कि क्या नाम है, ये जो तुम जमीन, उस दिन नीलाम होनी थी जमीन, नीलाम मतलब ठेके पर जानी थी गांव की जमीन। तो उसने कहा, उसने सेक्रेटरी से पूछा, जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, अपनी टीम के साथी ने पूछा कि तुम कौन हो भाई? कि मैं सेक्रेटरी हूं। ये जमीन तुम्हारे नाम है? नहीं। पैसा तुम्हारे पास आना है? नहीं। पैसा किसके पास आना है? गांव के पास। जमीन हमारी, काम हमने करना, पैसा हमारे पास आना, तो तुम क्यों इसकी बोली लगवाओगे? हमारे में अकल नहीं है क्या? हमारी जमीन है ना, हमारे गांव की जमीन है, तो मेरे गांव में एक आदमी भी नहीं है जो इसकी जमीन की बोली लगवा सके। तुम जाओ, हम अपना काम कर लेंगे। बोले यार हमको कुछ लिख के देना, कुछ ही लिख के दे देना, तुम जाओ निकलो यहां से। अगली बार जब झगड़ा होने लगा गांव में, बड़े सेक्रेटरी साहब आ गए, बड़े से बड़े आ गए, ऊपर वाले अधिकारी आ गए, वो भी लगा बोलने, बड़े साहब आए हैं, बड़े साहब बोलने लगे। तो अपनी टीम का साथी बोला, एक मिनट जनाब बात सुनो, हाँ क्या नाम है आपका? बोला ये नाम है। अच्छा राजेंद्र नाम है? हाँ राजेंद्र जी, मेरे गांव में जमीन कितनी है टोटल? अरे मुझे तो नहीं पता। जनसंख्या कितनी है मेरे गांव में? नहीं पता। वोट कितनी है? नहीं पता। जब तेरे को मेरे गांव का कुछ पता ही नहीं है तो चल अपना काम कर, अपन अपना कर लेंगे। जब तुझे मेरे गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मेरे गांव को जीना कैसे है, मेरा गांव रहता कैसे है, कौन किस जात के कितने लोग रहते हैं, कौन खेती करने वाले, कितने मेहनत कश, कितने किस टाइप के लोग हैं, तुझे कुछ पता ही नहीं है। तू आ गया यहाँ पर आकर के अपना फरमान लेके ऊपर से निकल, अपना काम अपने कर लेंगे। अब उसने कहा यार तुम तो बेइज्जती करते हो अफसरों की। अफसर नहीं है ये, अधिकारी हैं। इनका काम है हमारे अधिकारों की रक्षा करना, ना कि हमारे ऊपर अधिकार जताना, हमारे ऊपर चौधर करना इनका काम नहीं है। तो फिर बोले एक बात सुन लो, उस दिन पूरा गांव बैठा था, अपनी टीम के साथी ने अनाउंस कर दिया गांव में कि जिनकी भी बहू बेटी है ना, जो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर हैं, उनको समझा देना, अगर किसी के घर गई और जबरदस्ती वैक्सीनेशन लगाया, बच्चों को किसी को भी टीका लगाया, तो अगली टंगड़ी उनकी तोड़ेंगे। फिर अपनी बेटियों को बता देना कि घर नहीं जाना किसी के, जिसने लगवाना होगा, जिसने अपने बच्चे का सत्यानाश करवाना होगा, वो अस्पताल जाओ, अपने आप करवा लो। घर में आके ये कहना कि एसएमओ का सीएमओ का आदेश है, जबरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे का कार्ड नहीं बनेगा, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। अब ये कहने के बाद सब बोले कि भाई ये कैसे हो सकता है। वो फटाक से उसने निकाल के वो किताब डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की दिखा दी, ये देखो वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, इसमें हर वैक्सीन से क्या असर होता है बच्चों के ऊपर, सब कुछ है इसके अंदर। और जब गांव को पता लगा, गांव ने अपने आप कांटा मार दिया कि आज के बाद किसी बच्चे को लगेगा ही नहीं। बताओ क्या चाहिए, समझ आ गई, बात खत्म।
अपने को ना गांव में जाके किसी अधिकारी से लड़ना पड़ा, ना किसी से कुछ करना पड़ा। जिसका बच्चा है वो तय कर लेगा ना, उसको समझ दे दो इसका ये असर होना है, इससे ये होता है, अब जो चाहे तुम्हारी मर्जी करो। जैसे हमने आपको बताया, फ्रीडम दिया है कि हम ये करना चाहते हैं, आना चाहो आओ, जाना चाहो जाओ। हम नहीं कहते आप हमारा साथ दोगे तो हम कुछ करके दिखाएंगे, ना ना ना, हम तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, साथ दो कि ना दो। हमको जब आपका साथ चाहिएगा आवाज लगाएंगे, साथ दे सको तो दे देना, साथ देना चाहो तो दे देना, नहीं तो बोझ भी मत रखना। क्या दिक्कत है? सब सबकी मदद नहीं कर सकते ना भाई। प्रैक्टिकली तो ये है कि एक समय में एक ही वक्त में एक ही आदमी हो सकता है। अब मान लो यहां बैठे हैं, हमने किसी से वादा किया और 2 साल पहले के जनता सरकार मोर्चा से जुड़ो, तुम्हारा मकान हम बचा लेंगे। अभी वो बंदे के घर में रिकवरी वाले आए हो, वो हमें फोन कर रहा हो, मेरा फोन तो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, मैं तो फोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। अगले वो कहेगा यार तेरे मोर्चे से जुड़े हुए 2 साल हो गए, तू फोन ही नहीं उठाया। कैसे उठाता? पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए प्रैक्टिकलिटी पे हम लोगों को रहना है। प्रैक्टिकल जो जीवन है असल में, तो हमको उस विद्यालय का पर्पस ये नहीं है कि मुझे कोई स्कूल खोलना है। कमाल की बात ये है, उस विद्यालय में पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, 20,000 बच्चे पढ़ते हो कि 25,000 बच्चे पढ़ते हो, वो सारे के सारे मालिक होंगे उस स्कूल का। उस स्कूल के जो मालिक होंगे ना, जैसे 12वीं का बच्चा है वो मालिक है उस टाइम पे, 12वीं पास करके निकल गया तो उसका मालिकाना हक गया, और जो पहली में दाखिल हुआ वो मालिक बन गया उसका, यानी बराबर के मालिक। अपना कोई अधिकार नहीं होगा वहां, कोई चक्कर। हम मैनेजमेंट में रहेंगे, बाकी खाली मालिक वो रहेंगे बच्चे, क्योंकि पर्पज हमको यही देना है ना कि समाज का स्कूल है। अब मुझे एक बड़ा उद्योगपति मिला, मुझे बोला हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है और ट्रस्ट फंड का CSR का पैसा पड़ा है 1100 करोड़ के करीब, आप वो लेके चालू कर लो। मैंने कहा तुम बिजनेसमैन हो, ये 1000 एकड़ तुम्हारा है, सारा कुछ सेट करके कभी भी बोल देगा बलारा जी यार ये लोग मान नहीं रहे हैं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। बोला नहीं, आपके नाम पे ट्रस्ट फंड कर देते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कहा फिर भी जमीन तो आप ही की है ना, एहसान तो आप ही का रहेगा। अगर ये जमीन बच्चों की होगी, अगर बच्चों के माँ बाप तय करेंगे कि ये जमीन, वो माँ बाप तय करो ना, आओ ना, शामिल हो जाओ, मालिक बन जाओ उसके। क्यों जी? समाज अगर उस जगह का मालिक होगा तो समाज उसको खराब नहीं होने देगा। यदि उसका मालिक मैं होऊंगा या कोई भी होगा तो वो उस पर अधिकार जमाना चाहेगा। वो हम तो क्या चाह रहे हैं, हम कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं? हम व्यवस्था चाह रहे हैं कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति सुखी भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार की कमी ना हो। अगला काम करना नहीं चाहता, 100 बार ना करे, पर उसके पास काम होना चाहिए कि तुम कर सकते हो। और ये पूरा मॉडल तैयार है। आप में से जो जो लोग आगे आएंगे, समझेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, जैसे 7 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें भी आप अपने सवाल ला सकते हैं। उसके बाद अगली ट्रेनिंग्स मिलेंगी, अगली जो मीटिंग्स होंगी उनमें अपने सवाल ला सकते हैं। जहां तक डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। आखिरी सवाल नहीं पूछना, बस आखिरी सवाल नहीं। सवाल कौन सा पूछना है कि अभी आप गांव को, पहले ये बताइए आप, क्या गांव को जगाए बिना आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कितना ही पैसा आपके पास पड़ा हो, कितना ही ज्ञान पड़ा हो आपके पास, कितने ही लोग पड़े हो, कितना ही बड़ा संगठन हो, कितना ही बड़े YouTube चैनल हो, कितना ही उसमें सब्सक्राइबर हो, कितना ही पॉलिटिकल पार्टी में कितना ही विधायक बन जाए, कितने सांसद आपकी सरकार बन जाए, जब तक वो स्टेक होल्डर बात को नहीं समझता है और जब तक वो उसको पूरा नहीं करता है, तब तक आप बदलाव नहीं कर सकते। इसका मतलब पहला काम क्या है? पहला काम है गांव से कम एक व्यक्ति को घर से निकाल के लाना। कम से कम एक व्यक्ति पहले निकलेगा। फिर अगर एक व्यक्ति गांव से ना आ पाए किसी दिन तो कैसे बनेगा? तो कम से कम एक और होना चाहिए उसके साथ, कम से कम 2 व्यक्ति। परंतु 2 व्यक्ति तो 2 मसलों पर ही बोल सकते हैं। या तो मैं शिक्षा पे काम कर सकता हूं या स्वास्थ्य पे, मैं दोनों पे तो काम नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति एक पे ही कर सकता है। तो मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, 6 मुद्दों पे यदि काम करना है तो गांव से कम कितने लोग होने चाहिए? और इन 6 लोगों की मदद करने के लिए और 6 लोग चाहिए।
तो 12 लोग तो हमको कम से कम एक गांव से चाहिए। अब ये 12 लोग अगर हमने ऐसे ही नाम लिख लिया, गांव में गए, हाँ भाई तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारा साथ दोगे क्या, लिख लो नाम, लिख लिया, वो थोड़ी आपका आदमी है। जब तक वो उस मसले को समझ नहीं लेता, जब तक वो उस पर कुछ काम करना चालू नहीं लेता, तब तक वो आपका आदमी नहीं बनता। क्यों जी? तब तक वो आपसे जुड़ता नहीं मुद्दे से। तो इसका मतलब 12 आदमियों को तैयार करना और उनको रेडी मतलब करके उनको गांव में उतारना, ये पहला काम है। समझ रहे हो बात आप? 12 की मदद से हमको सारे घर कवर करने हैं। फिर इसके अलावा रास्ता बताओ आप पूरे हर आदमी को समझाने का। समझ में नहीं आएगा सबको, लेकिन बात तो लेके जानी पड़ेगी एक बार तो भाई। क्यों? मान लो आप में से कोई खिलाफत करना चाहता है, मेरी बात का विरोध करना चाहता है, तो मैं आप ही से पूछ लूंगा या किसी से पूछ लेंगे, तुम बताओ कैसे करें। अगर तुमको यह पता है कि देवेंद्र जो कह रहा है वो गलत है, या राहुल जो कह रहा है वो गलत है, मनीष जो कह रहा है वो गलत है, यदि आपको ये पता है कि ये बात गलत है, तो इसका मतलब आपको सही भी पता है। तभी तो पता लगेगा ना कि गलत, तो तभी पता चलेगा अगर आपको सही पता होगा। और सही पता है तो बताओ, हम तो ढूंढ ही रहे हैं सही का रास्ता। अभी हमको जितना समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास हर गांव में टीम नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। और कमाल की बात यह है कि जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, उस गांव में आपकी टीम नहीं बनेगी कभी भी। क्यों? चक्कर क्या है? अब आप किसके पास जाओगे सबसे पहले? सबसे पहले आप या तो अपने रिश्तेदार के पास, यानी अपने चाचा ताऊ का जो बेटा है, उस आपका हम उम्र है, उसके साथ जाओगे। जैसे ही जाके आप कहोगे भाई आज तो जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है ना, जैसे सारा दिन सुबह सुबह मुल्ला जी तो नया नया जब कोई करता है ना तो यही काम करता है। तो अभी नया नया जैसे में आया, जोश है नया नया, भाई देवेंद्र भाई की बात सुन के अब तो करेंगे, जाके अरे कर देंगे। और जाते ही सबसे पहले वो अपने चाचा के बेटे के पास जाता है कि भैया आज तो यार ऐसे काम कर रहे हो और गांव को पूरा तस्वीर बदल देंगे। हाँ, तुमसे अपने जूते तो बदले नहीं गए आज तक, तुम तस्वीर बदलोगे गांव की। तुम्हारे छत पे मिट्टी तो तुम्हें बदली नहीं गई है, तो गाड़ी का टायर तो तुमसे बदला नहीं गया। वो ऐसी ऐसी बातें सबसे पहले हमारे, तुम किसी लायक ही नहीं हो, सबसे पहले झटके में वो मारेगा। तो बोले यार समझते ही नहीं है, चल कोई नहीं, घर गए, बीवी बोलेगी हाँ, बोले आप तो गांव की तस्वीर बदलनी है। बीवी बोलेगी तेरे से बल्लभ तो बदला नहीं गया, तेरे से 1 महीने से कह रही थी तो गांव की तस्वीर बदले। वो भी सबसे पहले यही बोलेगी। क्यों? नजदीक के रिश्ते साथ निभाने के होते हैं। नजदीक के रिश्ते साथ मतलब आपके साथ चल के कोई प्रोग्राम करने के नहीं होते। नजदीक के तो ये होते हैं, आपको जेल हो गई तो नजदीक वाले रिश्ते तो रोटी पहुंचाने के काम करेंगे। भाई ठीक है, हो गई तो हम साथ काम करेंगे। अब जमानत कराने का, भलाना टिमकाना, ये काम है उनका। उनका काम क्रांति में आपकी मदद करना नहीं है, जो कर रहे हैं उसमें मदद करना है। हाँ, उनको दिखेगा ये हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो आपको एक बार रोकेंगे कि रहने यार, कुछ नहीं होता, देख लिया दुनिया ने, सब ऐसे ही हैं, कोई फालतू 4 दिन के चौचले हैं, ये कुछ दिनों के बाद शांत हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, देख लेना पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, ये चुनाव लड़ेगा पक्का। ठीक है ना? तो वो इस टाइप की बातें आपको डिमोरलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त मित्र को भी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए वो आपको रोकेगा कि यार मत जा, क्योंकि उसको पता है कि ये जाएगा तो इसका साथ तो साले का देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपका रिश्ता क्या है, चल बैठ गाड़ी में, चलना, कहां जाना, तू बैठ ना, बाद में बताता हूँ, रास्ते में बताऊंगा। ये उस रिश्ते में तो ये होता है, तो इतना ही करो ना, क्यों फालतू के चक्करों में, समझाने के चक्कर में पड़े हो। आज तक उसको कभी समझा पाए हो? पत्नी को समझा पाए हो? या पत्नी हमको समझा पाई हो, आपको समझा पाई हो? मतलब ही नहीं है, ये समझाने का रिश्ता है ही नहीं। माँ बाप का रिश्ता, बेटा बेटी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता समझाने का नहीं होता,
निभाने का होता है, समझने का होता है, साथ देने का होता है। इसलिए यह समझाओ मत, समझाने का काम गुरु शिष्य का होता है। यह समझाने वाली ड्यूटी किसी ने ले ली। अब मैं गुरु नहीं हूं लेकिन मैं भी समझा ही रहा हूं, बता ही रहा हूं, तो जिसका तजुर्बा है वो बड़े वाले का होता है। घर में जो सबसे बड़ा है ना, जो कुछ नहीं कर सकता ना, उसका काम समझाने का होता है? तो इसलिए अब आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? अब आपको इस पूरे ग्रुप में या पहले कोई जेएसएम की ट्रेनिंग कर चुका होगा, अब उसको ढूंढना है, अब उसको मिलना है कि यार अब एक पंगा पड़ गया है, तो बलारा जी ने अपनी टेंशन अपने को दे दी, अब अपने को करना पड़ेगा। तो यही करते हैं वो। मेरे को कई लोग बोलते हैं आप तो बोल के चले जाते हो, हमारी रातों की नींद खराब हो। मैं कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं कि कैसे किया जाए, तो एक काम कर लेते हैं, तुम मेरे गांव में आओ मीटिंग लेने के लिए, मैं आपके गांव में जाऊंगा, मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा। क्यों? अब जो दोस्त है उसको बोलोगे कि बैठ मेरी बात सुन, तो नहीं सुनेगा, लेकिन उसको ये बोलोगे नहीं यार बाहर से आदमी आया है, थोड़ी तो इज्जत कर ले, बैठा रहा थोड़ी देर। अब बेशर्मी में मतलब उसको बेचारे को मजबूरी में बैठना पड़ेगा, बैठना नहीं चाहता है, बाहर के आदमी के सामने तो आपकी बेइज्जती नहीं करेगा वो, कम से कम, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? मतलब आप क्या करो, अपने किसी साथी को बोलो, उसको चाहे बोलना थोड़ा आता हो, क्या दिक्कत है, बैठक में ही तो बैठ के बात करनी है, अपने को कौन सा क्या हो रहा है। और अगर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो और बढ़िया, कोई चैनल बना सकते हो तो और बढ़िया, लाइव चल सकते हो तो और बढ़िया। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उल्टा सीधा कुछ बोला गया डिलीट कर लेंगे यार। पहले तो ये मान के चलना कि यहां से जब चलोगे सबसे पहले नंबर पे खूब बेइज्जती होनी है आपकी, हर मोड़ पे। घर वाले अलग करेंगे, पड़ोसी अलग करेंगे, खुद को भी लगेगा यार करें कि ना करें, गलत रास्ते पे तो नहीं है कहीं। ये तो पहले तो ये मान के चलो, इस रास्ते पर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोग बहुत इज्जत देते हो, जब मैं आता हूं ना कितना प्यार होता है आपकी आंखों में, साफ दिखता है, लेकिन आपको नहीं पता है रोज रात को अपने को गोली मारने वाले फोन भी आते हैं। ठीक है ना? इतनी गंदी गंदी गालियां भी लिखी आती है कि साले तू ये कैसे कह सकता है, तेरे हरामजादे, तेरे खानदान खराब, तेरा ये खराब, पता नहीं क्या क्या। तो अपना बराबर हो जाता है। दिन में आप लोगों से मिल लेते हैं, रात को उनसे मिल लेते हैं, चलो रात को आराम से सो जाते कि जीरो हो गए, अब सो जाओ। चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, दोनों टाइप के लोग हैं। किसी को अच्छे भी लगते हैं, किसी को बुरे भी लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम हमें तो लग रहा है ना कि हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं बस। इज्जत मिले बेइज्जती मिले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज्जत में चौड़ा नहीं होना, और बेइज्जती हो जाए तो ये नहीं सोचना यार कर तो। अब कई बार हम सोचने लगते हैं, मान लो अपने साथी हैं कहीं, यार डॉक्टर साहब आप कुछ तो बोला करो, उनके लिए गए थे। मैं कहा नहीं भैया, उनके लिए काहे गए थे, अपनी भड़क है, अपने को सिरदर्दी लगी पड़ी है। हाँ उनका साथ में हो रहा है भला, वो अलग कहानी है, पर उनका काम नहीं है भाई। देखो एक गांव का आदमी कर्जे में है, उसके और वो कर्जा चुका नहीं पा रहा, हमको पता है कि उसके साथ ठगी हो रखी है, हम तो उसे खाली बताने जा रहे हैं तेरे साथ ठगी हो रखी है, लड़ना तुझे ही पड़ेगा। वो कहते ये निकलते नहीं है घर से बाहर। अरे नहीं निकलते हैं तो ना निकले, इसमें थोड़ी निकालना हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम समझाना बताना है कि गलत क्या है और सही क्या है। बस आप इतना समझ लो। तो पहले नंबर पे ढूंढ लो कि अपने ही होनी है बेइज्जती। अगला काम क्या है? अगला काम ये होगा, आपने मेरी पुराने वाली वीडियोस जब मैंने शुरू किया गांवों में जाना, मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। किसी ने पता है क्या शुरू में जब मैं गया तो वो एक्सपीरियंस आपको मालूम है? किसी को कोई जगह मैंने शेयर किया है, नहीं सुना होगा आपने वीडियो में। 2016 में मेरे को ये दिमाग में कीड़ा घुस गया कि जो कोचिंग सेंटर हैं वो समाज के ऊपर बोझ हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, इसीलिए अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। एक बच्चे की फीस 5 लाख रुपए लेता था 2 महीना पढ़ाने की, एडवांस 2-2 लाख रुपया ले रखा था 100 बच्चों से, 2 करोड़ रुपया जेब में घर में पड़ा हुआ था। और जब समझ में आया तो
सबका पैसा इकट्ठा करके वापस कर दिया कि पढ़ाऊंगा ही नहीं। घर वाले बोले पागल है क्या, 2 दिन पहले तो सपने ले रहा था कि इस जगह पर प्लाट लूंगा, चंडीगढ़ में मकान लेंगे, ऑडी कार लेंगे, फलाने ढिमकानी ये वो, अभी तेरा एकदम से ये हो गया। घरवाली ने कहा ले अब तेरे को नया दौरा पड़ गया, क्योंकि पहले दौरा पड़ा था जब मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ी थी, सरकारी स्कूल की। अब सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, तो तब भी घर वाले बोलते थे इसको दौरा पड़ा हुआ है, कोई नौकरी छोड़नी नौकरी छोड़नी नौकरी छोड़ दी, वो एक दिन छोड़ दी। अब कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट बंद करना, इंस्टीट्यूट बंद करना, अब ये नया दौरा पड़ गया। तो बोले घर वाले करेगा क्या। मैंने कहा दुनिया को समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाना बच्चे को। तो तुम्हारी बात मानेगा कौन। मैं कहा ना माने, बात गलत तो नहीं कह रहा हूं ना माने। बोले तेरी कोई नहीं सुनेगा। मैं कहा भैया ना सुने मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो जी निकला, कहीं जाना नहीं, किसी को फोन किया नहीं, घर से निकल गया सुबह सुबह 6 बजे। 8 जहां बजे उसी गांव में घुस गया, सरकारी स्कूल में पहुंचा, प्रिंसिपल से मिला, बताया मेरे पास टेक्नोलॉजी है, सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के रोजगार की गारंटी है, बिल्कुल आप ऐसा काम कर सकते हो और ऐसा गांव में से बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे। कोई नहीं करता जी डॉक्टर साहब। पेरेंट्स जो है ना जी, ये पेरेंट्स नहीं सुनते जी, सब दिहाड़ी वाले पेरेंट्स हैं, किसी के पास टाइम नहीं है जी, कुछ नहीं हो सकता। बाहर एक मास्टर जी मिल गए, उससे बात करी, वो भी बोला जी प्रिंसिपल से बात करो। मैं उससे तो कर ही आया भैया। गांव के सरपंच के पास पहुंचा, सरपंच बोला अरे गांव में कौन सुनता है जी, ये तो गांव मरा हुआ लोगों का गांव है, आप लोग अपने गांव से बारे में बात करोगे ना, सारे ऐसी करते हो, ये तो मरे हुए लोगों का गांव है, ये नहीं कुछ कर सुनते जी किसी की, ये तो सुनते ही नहीं जी, हमने बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं होता। मैंने फिर पड़ोस गांव में किसी से पूछा भैया इलेक्शन लड़ने में दूसरे नंबर पे कौन आया था सरपंची में। मैं कहा शायद राजनीति करने के चक्कर में ही मेरी बात सुन ले अगला है? तो बोला कि है हाँ सेकंड नंबर वाला, बोला जी फलाना फलाना है। मैं उसके घर पहुंचा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, बोला जी सरपंच से बात करो। मैं कहा उससे तो मैं करी आया। फिर बोला जी एमएलए से करी, मैं उससे तो मैं पहले 2015 में ही करी आया, क्योंकि मैं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था पहली बार, ठीक है, सांसद से भी मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिला, अपने पार्षद से भी मिला, एमएलए से, सबसे मिला, जितने लोग थे मतलब मैं सबसे मिला। मुझे अपने गांव के सरपंच से भी मिला, दूसरे गांव के सरपंच से भी मिला। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये महज किताबी बातें नहीं है, जी के प्रैक्टिकल करके बदलाव करके तब मैं बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आदमी किसी भी पद पे बैठा है, किसी भी संगठन में काम कर रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो आदमी आपके किसी काम का ही नहीं है। आप सबसे पहले ऐसे आदमी के पास ही जाते हो जो सामाजिक होता है गांव में, है ना, जो मैं बता रहा था ना कि पहले तो आप घर वालों के पास जाओगे, दूसरे नंबर पे आप किसके पास जाओगे, जो एनजीओ खोल के बैठा है, सरपंच है या और कोई काम करता है, उसके पास ढेर काम पहले इतने हैं, आपके वाले काम के लिए उसके पास समय नहीं है। गर्म कलम समझ गए बात आप। तो वो पहुंचे जी, बोले अब फिर जब मैं सबसे दुखी हो गया कि कोई भी नहीं सुन रहा है, तब मुझे एक बात समझ में आई कि जिसका बच्चा है ना उसको समझाना पड़ेगा। अब बच्चे किसका बच्चा पढ़ता है ये कैसे पता करूं गांव में। तो मैं अगले दिन गांव में पहुंचा, गांव की चौपाल में, वहां 4-5 लोग ताश खेल रहे, तो उनके साइड में बैठे 1-2 बच्चा खेल रहा, मैं भी जाके खड़ा हो गया, काला सा बैग था, झोले में कागज थे, वो लेके खड़ा हो गया। अब वो अपना पत्ता फेंके, हाँ भैया बोलो, हाँ मैं बोला, मैं कहा जी बात करनी है आपसे। बोला बोलो। अरे बाप बोलूंगा जब पहले हो जाए। बोला ना तो चलती रहेगी बात ही, तो तुम अपनी बात कहो।
तो मैं कहा कर लो। आखिर में देखा कि ये तो बेशरम आदमी है, ना बैठ रहा है, ना सामान, ना कह, ना बता रहा है। बोला ना खत्म करो तब बोलूंगा। फिर उन्होंने आखिर में पत्ते इकट्ठे करके, सारों के इकट्ठे करके बोला हाँ बोलो, अब बोलो। तो मैंने सुनाया, पूरा ज्ञान झाड़ा अपना। चंडीगढ़ से आए थे, कोट पैंट पहन के रखा हुआ था, झोला था, इंटेलिजेंट आदमी, अपने आप को डॉक्टर समझ रहा और ज्ञान जागृत है। इनके बच्चों की जिंदगी अभी बदल देंगे रातों रात, क्योंकि पूरा नॉलेज। आप मेरे पास उस टाइम पे भी अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल की वेटिंग थी। अब चंडीगढ़ में रहता हूं, 2 साल की वेटिंग है, और मंत्रियों के, संतरियों के, जजों के, राज्यपालों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। खूब मोटा टॉर है, और मैं सोच रहा हूं कि गांव का आदमी को ऐसे समझा। अब वो आजाद ख्याल आदमी यार, वो मालिक आदमी, मतलब मैं वो फीलिंग बता रहा हूं अनपढ़ आदमी की, कि वो मालिक आदमी। मैं वहां से आया हूं, जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग रास्ता देख रहे हैं, बाट देख रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं ये भी शायद वैसे ही देखेंगे। तो मैं चलो बात बता दूंगा तब देखेंगे। अब मैंने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे करके बात है, हो गया भाई। तो पहले तो ऐसे मगा यार ये इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी, लगा शायद इनको समझ में नहीं आया होगा। फिर मैंने कहा दादा ताऊ समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो बात एकदम तेरी 100% सही है। मैं कहा फिर? मैं हमारी तो कोई घर में सुनता ही नहीं भैया। तो यार किसकी सुनता? अब पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, बापू की बेटा नहीं सुनता, बेटे की बापू नहीं सुनता, तो कौन किसकी सुन रहा है? कोई सुन ही नहीं रहा। तो चाहे किसके पास भैया, मैं किसके पास जाऊं? मेरे को तो बता दो, मास्टर जी के पास जाऊं? किसके, कौन है जिसके पास जाऊं कि बात बताऊं कि यार बच्चों को ऐसे बचाया जा सकता है? यहाँ इस गांव में कोई नहीं मिलेगा, अगले गांव में देख लो। यार चल, अब मैंने मान लिया, मैं अपना गाड़ी उठा के अगले गांव पहुंच गया। अब सेम अगले गांव में मिले जी, बैठक में चले जाए, हुक्का पी रहे हैं, बातें मार रहे हैं इधर उधर की। मैं बीच में बोल रहा हूँ, वो अपनी कहानी, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा सीरियस होकर बात बता रहा हूँ, और वो पास से कोई जा रहा है, ओ प्रकाश क्या हाल है भाई? बढ़िया, तू शादी में गया था? यार मेरी तो सुन ले। वो अपने लग जाते करने। वो इतनी बेइज्जती मैंने कभी नहीं। अब क्योंकि नया नया बाबूजी गांव की तरफ मोड़ा था ना, 10वीं करने के बाद गांव से निकले थे, वापस कभी गांव में गए नहीं। नौकरी लग गई, फिर वो रिसर्च हो गई, तो बड़े बड़े लोगों में बैठना हो गया, खूब पैसा हो गया, चंडीगढ़ जैसे शहर में रहना हो गया, तो ऐशो आराम की जिंदगी हो गई। तो इतनी बेइज्जती सहन नहीं करी थी भैया, इतनी तो स्कूल में मास्टर जी ने भी नहीं करी थी। मतलब पीटते थे वो खूब, लेकिन वो पीटते थे, गलती में पिटिया तो तुम्हारे फायदे की बात पे आ रहा हूं, और फिर भी हमारी बेइज्जती हो रही है यार, सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। आप यकीन मानिए किसी ने भी नहीं सुना। फिर मैंने सोचा कि ना सुने, साला बोलता रहूंगा। एक चौपाल में बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और जिनको बता रहा हूं उसमें से एक ने भी नहीं सुना। अपना झोला उठा के फिर की अगली बैठक में चेक करता हूं, कोई तो सुनेगा इस देश में, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि सुबह सुबह ही निकलता, जिधर का भी मुंह हो जाता, कभी हिसार की तरफ, कभी जींद की तरफ, कभी किधर कभी किधर। तो बस फिर एक दिन एक चौपाल में मैं किसी को बता के जब निकला, गाड़ी खोली ही थी मैंने, पीछे से आवाज आई कि बलारा जी। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं आपकी बात सुन रहा था, आप उनको बता रहे थे बुजुर्गों को। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। ओह मजा आ गया भाई। पहला ग्राहक मिला काम का। ये वाला जो काम हमने शुरू किया, ये धंधा जो चालू किया, इसका पहला ग्राहक हमें बहुत बहुत महीनों की मेहनत के बाद मिला था। क्योंकि बात ऐसी थी, एजुकेशन में ऐसे हो रहा है तुम्हारे बच्चों के साथ, आज तो आपको दिखाई दे रहा है, उस वक्त लोगों को दिख नहीं रहा था। लॉकडाउन के बाद तो दिखने लगा कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। उससे पहले लोग सोच रहे थे कि नौकरी की तैयारी, रट्टा, ये सब सही है। तो तब मुझे पहला आदमी इतने साल मेहनत के बाद मिला। तो मतलब जो मेरे अंदर की खुशी मैं बता नहीं सकता। मतलब अपने को वो खुशी जब भाई कोई बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जब क्लास टॉप कर ले तब आती है ना, वो काम हो गया अपना, कि भाई पास हो गए आज। तो एक तो मेरी जिद क्या थी, थोड़ा एक बात भी तो मिल जाए यार कम से कम। फिर हौसला हुआ कि अब और मिलेंगे, अब और मिलेंगे, अब और मिलेंगे।
दो लोगों में बैठ के 4-4 घंटे बोला है मैंने। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भैया आज इस 9 साल की यात्रा में ऐसा नहीं है कि ऐसे अचानक से ही लोग खड़े हो गए हैं। आप लोगों में से भी 15-15 साल 10-10 साल की तपस्या किए हुए लोग हैं जो सामाजिक जीवन में, वही आते हैं अपने वाली बात सुनने के लिए। सबके बस नए आदमी के से तो हजम ही नहीं होंगी ये बातें। जो आदमी मेहनत कर चुके हैं समाज में, थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहते हैं, सचमुच उस फ्रीक्वेंसी के हैं या परमात्मा का आशीर्वाद है, केवल वो आदमी सुनेगा अपनी बात। और नॉर्मल आदमियों के बस की बात नहीं है अपनी। लेकिन फिर एक हौसला आया इस बात से, 1 से 2, 2 से 4, फिर लोगों ने अपने अपने गांव में खुद मीटिंग करने शुरू करी, फिर मीटिंगें बुलानी शुरू करी, फिर स्कूलों ने बुलाना शुरू किया, फिर कॉलेजों ने बुलाना शुरू किया। उससे पहले तो मैं प्रोफेशनल करता था। किसी भी स्कूल में 2 घंटे भाषण देने का 3 लाख रुपए लेता था मैं। अपन तो बोलने का पैसा लेते थे यार, ठीक है। अभी 1-1 रुपए का दान मांगना पड़ता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि यार, लेकिन ये सोचते हैं कि उस काम में सिर्फ मेरी तरक्की थी, उसमें सिर्फ मेरे बच्चे को पैसा मिल रहा था, इतना बड़ा परिवार नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगता है मेरे बच्चे के पास इतना बड़ा परिवार है पूरे देश के अंदर। ये कमाई थोड़ी बड़ी लगी मुझे। मैंने कहा इससे बढ़िया यह है कि अगर 1-1 रुपया मांग के परिवार बढ़ता हो तो ये ज्यादा फायदे का सौदा है। अभी मुझे चिंता नहीं है कि अगर मान लो आज अपने को कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा भूखा मरेगा। मुझे नहीं, मुझे पता है इसके चाचा ताऊ दादे बहुत है पूरे देश के अंदर, चाची ताई अपने आप संभालेंगे। तो वो जो डेडिकेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर इसलिए की है कि आप जब अब चलोगे ना तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार इन 4 लोगों के बीच बोलने का क्या फायदा है। तो आपको जितने दिन समाज में घूमते हुए हो गए हैं, देख लो 14 साल से कितना कम है वो हो गए हैं, ठीक है। तो जो हमने टाइम लगाया, अब जैसे मान लो यहां आए हुए लोग हैं ये, और आपने कम समय लगाया है। अगर ये लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो आपको कम समय लगेगा, फिर ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर हमारे वाला भी जुड़ जाएगा थोड़ा बहुत, 1-2 दिन हमारे भी ले लो, वो ऐड हो जाएगा अपना सबका। ये ऊर्जा अपनी कम्युलेटिव होती है, यानी जैसे ही अगला आदमी आएगा तो पिछली ऊर्जा में जुड़ेगा वो, अगला आदमी आएगा उसमें जुड़ेगा वो। तो हो सकता है हमारे 14 साल पहले पूरे हो जाए, है कि नहीं। 14 साल हमारे 10 साल में हो जाए, क्या पता 12 साल में हो जाए। जैसे एक बार मैं एक दुकानदार को कह रहा था, मैं कहा भाई राकेश तेरे को पता है? बोला क्या? मैं कहा अब की बार ना 15 अगस्त ना 14 तारीख को मनाएंगे। अब की बार 15 तारीख 14 को होगी, 14 वाली 15। बोला भाई ऐसा क्यों भाई? मैंने कहा वो ना आतंकी जो है ना आक्रमण करने की सोच रहे थे, बम ब्लास्ट करने की, तो स्मार्ट निकले मोदी जी, बोले 15 तारीख 14 को बना देंगे अब की बार। यार बड़ा स्मार्ट आदमी है यार वो मान ही लेते हैं। तो पहला क्लियर हो गया। ये तो एक ही सवाल हुआ यार, अब तक जल्दी जल्दी निपटाते हैं। सवाल क्लियर हो गया ना कि कैसे जुड़ना है मोर्चे से। मोर्चा आप ही हो, आपको अपनी टीम तैयार करनी है 20 लोगों की। अब जो लोग नए जुड़ते जाएंगे हम आपको देते जाएंगे। अभी हम MLM का सिस्टम बनाएंगे अपने कंपनी के अंदर, समझ गए ना। कि नया आदमी आना है तो भैया किसकी टांग खाली पड़ी है उसकी लगने लग जाएगा। इसकी 19 टांग हो गई है, एक 20वीं टांग रहती है, ठीक है। नया आदमी आता जाएगा, जुड़ते जाएंगे ऐसे ही। तो उससे क्या रहेगा, हर आदमी के पास बात करने के लिए और बात कम्युनिकेट करने के लिए रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब ये सब गायब होने वाले हैं, ये तय है। इनके भरोसे पे मत रहिएगा, कहीं आप ये सोचो कि सारा ज्ञान यूट्यूब पे मिलता रहेगा। आदत डाल लीजिएगा घर से निकलने की और लोगों को जबानी बताने की, जबानी बताने की आदत डालना शुरू करिए, समझ गए ना। कौन है? बाद में कर काटना है। तो हम जो बना रहे हैं नेटवर्क, वो इस तरीके से बना रहे हैं कि मान लो मैंने 30 लोगों को बता दिया और उसने अपने 30 लोगों को बता दिया,
तो अब मेरा जो अगला कम्युनिकेशन है, जैसे मेरे एक गांव से एक ही आदमी को मैं अपनी टीम में लूंगा, एक गांव से बेशक 4 लोग जुड़े हों डायरेक्टली, तो वो एक ही लेंगे हम। तो वो जब अपनी बात कहने लगे कि एक काम करो, तुम्हारी ड्यूटी है यहां तक पहुंचाना, अगर इंटरनेट नहीं है तो यहां पहुंच जाओ, क्योंकि हमारे आंदोलन में अगर कोई चीज हमको हरा सकती है तो वो अफवाह है। हमको अफवाह हरा सकती है बस। आप अफवाह फैले कि बलारा जी गिरफ्तार हो गए और आप मान लो, आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जिसकी जानकारी वहीं से की। अगर आप लोग मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सचिन को फोन कर लिया तो सचिन आपको वही बताएगा जो मैंने बताना था, सीधा समझो मेरे से हो गई तो सचिन जिसको बताएगा वो उतना ही बताएगा जितना मैंने बताना था। तो आपके पास एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए कम से कम कि यार सोशल मीडिया पे ऐसा देख रहे हैं। कई बार आपको मेरी कोई पोस्ट ऐसी दिखाई दे सकती है जो लगे कि यार ये तो बलारा नहीं डाल सकता, तो फिर आप पूछोगे अपनी टीम से कि यार ये क्यों है, तो वो आपको बता देगा कि ये बिलों में से सांप निकालने के लिए हो रहा है। चिंता मत करो, डोंट वरी। समझ गए ना? अपन विचलित नहीं होते हैं, लेकिन सच उजागर करना जरूरी है। जो हमारे बारे में जैसा सोच रहा है, मोर्चे के बारे में जैसा सोच रहा है, कौन किसकी सही सच्चाई है, उसको निकालना जरूरी है। इसलिए हमको ये गालियां खाते रहने का प्रोसेस जारी रखना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि बेइज्जती इतनी हो चुकी है, अब नहीं हो फील ही नहीं होती, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्कूल में थे ना, मास्टर जी पूरे स्कूल के सामने कान पकड़वा के इतना पीटते थे ना, तो अब कोई अगर सड़क को वैसे ही चलते हुए पीट देगा तो भी नहीं फील होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ गए? यानी सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करना है कि सचमुच ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर तय आपको करना है। मैं एक ही बात सिंपली बोलता हूं कि आज अगर वीर सिंह मेरे साथ है, सचिन है, वीरेंद्र सिसोदिया जी हम साथ आए हैं और पिछले 4 साल से साथ चल रहे हैं। 4 साल में इस बंदे के अंदर कमी दिखाई नहीं दी है। फिर एक दिन मैंने इनमें से सचिन को धमका दिया और मैंने कह दिया दफा हो जा, आज के बाद शक्ल मत दिखा दियो। और अगले ही दिन सचिन कहने लगे कि अरे बलारा तो चोर है भाई, मेरे को तो अभी पता चला, तेरे को 4 साल में पता चला तो कैसा क्रांतिकारी भाई, पहले कुछ टाइम में पता लग जाना चाहिए था तेरे को तो वैसे। तो फिर ना मेरे पे भरोसा करना और ना सचिन पे करना, जो बाकी का नेटवर्क है उस पे करना है। कि करना क्या है, कि करना ये है, समझ रहे? ये जो 500 की ट्रेनिंग है, इसका पर्पज ये है कि आपको अपने गांव में नेटवर्किंग किस तरह से करनी है वो प्रैक्टिकल अभी हमने मेरे गांव में भी किया था। अभी मैंने अपने कुछ साथियों को उसका टेस्ट करवाया था। मेरे गांव में 2-3 महीने हमने ये प्रोसेस चालू किया और देखा कि जो जो साथी वहां आए, उससे पहले हमने 15 दिन का प्रोसेस किया था समालखा में 23 मार्च के कार्यक्रम से पहले। और उसमें जो टेस्ट किया लोगों ने, वो बोले कि यार ये तो बहुत आसान है, समाज को जगाना बहुत आसान है, ना पैसा चाहिए इसके लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे यहां लखीमपुर खीरी में आने के लिए पैसा चाहिए, लखीमपुर खीरी में ये व्यवस्था बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये बात बताने के लिए थोड़ी पैसा चाहिए। इसी तरह से यदि ये व्यवस्था कहीं से हो जाए तो बाकी तो किसी चीज का पैसा लगता ही नहीं अपने काम में। तो यदि ये इंतजाम आपको करना हो अपने गांव में, और आपने बात करी अपने पड़ोस के किसी मित्र से, किसी स्कूल के मित्र से या किसी और से, उसके गांव तक तो आप साइकिल पर भी जा सकते हो, किसी से लिफ्ट मांग कर भी जा सकते हो, और उसके लिए तो आपको कोई और व्यवस्था भी करने की जरूरत नहीं है। घर से रोटी खाकर जा सकते हो, वहां गालियां खाकर वापस आकर रोटी खा लो, हजम भी हो जाएगा सब। उसके लिए तो कोई पैसा चाहिए ही नहीं भैया। और फिर जो ट्रेनिंग है अपनी, वो क्या है? जैसे अपन ने अपने गांव में ट्रेनिंग किया, जब पहली बार मैंने सारे साथियों को मतलब अपने घर में
रखा, सबको बोला कि यही रखेंगे, यही खाएंगे पिएंगे, बाकी सब हो जाएगा। और मैंने बोल दिया ये तुम्हारे पास 4 दिन है, पूरे गांव में घूम लो, अपनी फ्रीक्वेंसी का आदमी ढूंढ लो, अगली जब मीटिंग होएगी उसके घर में रहना है। तो पूरे गांव में रुके, उधर से मैंने गांव को बात करी, गांव के लोगों से बात करी कि बताओ हम एक ऐसा मिशन लेके चले हैं, आपको अपने गांव के लिए व्यवस्था चाहिए? बोले हाँ चाहिए। मैं कहा ये बढ़िया काम है? बोले बढ़िया काम है, ये काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। हाँ सबको मिलकर करना चाहिए। तो इसका खर्चा मेरे को अकेले को करना चाहिए कि सबको करना चाहिए? बोले सबको करना चाहिए। तो फिर जितने लोग आए हैं सब अपने घर में ठहरा सकते हो? बोले हाँ ठहरा सकते। तो मैं 2-2 आदमी ले जाओ अपने साथ। अब एक गांव का आदमी, आप गांव में रहते हो, आपके लिए 2 आदमियों को ठहराना कोई बड़ा काम है क्या? तो 2 आदमियों को ठहराना है, जो तो 4-4 रोटी खानी है, उन्होंने भोजन की व्यवस्था करनी है। और फिर पहले वाली मीटिंग में तो हमारा जो खर्चा क्या होना था, मतलब छोटा मोटा खर्चा जो होता है, भाई 30-35 लोग आए हैं तो भाई थोड़ी सब्जी फालतू आ जाएगी, इतने इस हिसाब से आएगा। पर मैं कहता हूँ वो खर्चा नहीं। फिर भी अगर ये 35 आदमी पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर तो किसी का भी नहीं हुआ एक भी पैसा खर्च, ना आने वाले का, ना करने वाले का, ना काम करना, और काम ऐसे टक से हो गया। इसी तरह से ये व्यवस्था है, कुछ काम यहाँ अपने आप हो रहा है, कुछ काम यहाँ करना पड़ रहा है। जो करना पड़ रहा है उसकी व्यवस्था तो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, क्यों जी? तो यहाँ जो साथी जितना सहयोग यहाँ देखे, किसको देना है सहयोग? यहाँ मैंने तो इधर ही दे देना है, बैठे अपने वीर सिंह को दे दो, है वीर सिंह को दे दो। अभी बैठे थे वो यहाँ चले गए, अभी चले गए, वो कोई बात नहीं, वीर सिंह को आप सहयोग कर सकते हो ताकि वो फिर उनको डिलीवर कर देगा कि यहाँ की व्यवस्था तो यहीं के साथ ही करेंगे। तो जितने लोग आए हैं उन्हीं सहयोग हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इन्होंने ट्रेनिंग करी है, वो 20-25 साल के लड़के हैं, युवा साथी। अरे हाँ, नए साथी है, सारे के सारे युवा साथी हैं, लगे हुए हैं समाज के लिए। पुराने टाइम से यहाँ आसपास में उनका सिक्का चलता है, सिक्का गैंग के नाम से। कोई रिकवरी वाला भी नहीं घुसता है। आप लोगों का आवेदन लग गया क्या सबका? कोई ऐसा भी है जिसका आवेदन नहीं लगा है? और वह यहाँ वाले लोगों के लिए अपने पास अपना आवेदन भी लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ वाले अपना अपना अलग कर लेते हैं, वो जानते हैं, तो उनको सब पता है, कोई चक्कर नहीं है। तो वो उस पे मुद्दे पे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना रहेगा तो वो उसका जवाब हम लोग दे देंगे उसके हिसाब से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप लोग जब इस मोर्चे से जुड़ रहे हैं तो बस एक बात का आपको ख्याल रखना है, ये काम हमारा नहीं है और इस काम को करने के लिए सिर पर, दिमाग पर, आत्मा पर बोझ नहीं रखना है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि परिवार के हिस्से का किसी को नहीं देना है और जो एक्स्ट्रा है वो रखने की जरूरत नहीं है, वो समाज पे लगा दो। दूसरी बात, ये दुनिया, ये व्यवस्था आपके और मेरे भरोसे नहीं आई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी और तपस्वी व्यक्ति जब इतने सालों इंतजार करे, मतलब इतना काम करने के बावजूद भी वो व्यवस्था बदलने के लिए इतना इंतजार हो रहा है लोगों का, तो मैं समझता हूं कि हम लोग भी अपने जीवन काल में इसको संपूर्ण कर लेंगे, इसकी भी कोई गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। परंतु भगत सिंह की वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब वो ये कहते हैं कि अगर आने वाली पीढ़ियों को भी अगर आजाद हवा में सांस लेने का मौका मिल जाए तो भी ये घाटे का सौदा नहीं है? मान लो हमारी तपस्या से बस एक बात करना जरूरी है कि जब हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो हम अपने बच्चों को ज्यादा सुविधाओं में ना घुसा दें। अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चालू कर दो, सब कुछ माने सब कुछ, बोलना भी, सवाल करना भी, रिसर्च करना भी, खाना बनाना भी, चीजें रिपेयर करना भी, दूध दुहना भी, खेत में काम करना भी, गोबर का भी, मिट्टी का भी, भवन निर्माण का भी, किसी भी चीज का काम जो भी जीवन में काम आता है वो चालू कर दो। अपने काम में जो आप काम करते हो उस काम में शामिल करना चालू कर लो। वो लाइन जो बहुत खतरनाक है वो बोलना बंद कर दो कि बेटा ये काम तो मैं कर लूंगा, तू तो पढ़ ले। ये कहना चालू कर दो कि पढ़ लिख के कुछ नहीं बनना है, नौकरी बनेगा, कुछ काम कर ले। क्योंकि पढ़ाई का एकमात्र मकसद आज के टाइम पर रह गया है,
गुलाम बनाना, गुलाम बनाना और गुलाम बनाना, बस। पढ़ते हुए भी गुलामी फील होती है बच्चे को। कल हम गए हुए थे, रात को औरैया गए हुए थे, औरैया और नागपुर के बिल्कुल बॉर्डर पर है वो जगह। वहां जब हम गए थे तो गांव में कुछ बच्चे थे, मैंने अपनी सुबह जो सेशन लिया उसमें भी मैंने बोला वहां, वो बच्चों से जब हमने रात को पूछा कि बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। मतलब वो इतना गर्व महसूस कर रहे थे, नाम नहीं लिया स्कूल का, अंग्रेजी मीडियम बताना जरूरी समझा उन्होंने। तो मैंने पूछ लिया अंग्रेजी समझ में आती है? बोला ना। देखा दादा को आती है? बोला ना। पापा को आती है? बोला ना। तो मम्मी को आती है? कहा हाँ। मम्मी तुम्हारी खाली रहती है कि घर का काम करती है? तो घर का काम। तो अंग्रेजी में बात करती है? बोला ना। तो अंग्रेजी कैसे सीखते हो? बोला आता ही नहीं है। तो पढ़ते कैसे हो? बोला पढ़ते क्या, याद करना होता है, याद कर लेते हैं, बस याद करते हैं, बस खाली समझ में कुछ नहीं आता है। तो कोई बच्चा 18-20 साल ऐसी जिंदगी जी ले जहां उसको कुछ समझ में ही ना आया हो, तो कैसा बच्चा होगा वो सोच कर देखो आप। कि कुछ समझ में नहीं आया है जो लिखा है पढ़ा है, और उसका ये नहीं पता जीवन में काम क्या करना है, वो जो पढ़ा लिखा है, जो भी पढ़ा है उसमें। ये बड़ी अजीब विडंबना है जो हमारे बच्चों के साथ घटित हो रही है। भाई आप एक बात बताइए, आपको कोई काम करना है, वो कौन सी भाषा में बढ़िया कर सकते हो आप? है? दूध दोहना है, कौन सी भाषा में कर सकते हो? अब भाषा चाहिए नहीं भैया, काम की स्किल चाहिए ना उसके लिए। तो मैंने पूछा कोई काम करना है तो कौन सी भाषा? काम करने के लिए भाषा चाहिए ही नहीं, है कि नहीं? देखो कैसे कैसे लोग वहीं से पढ़ के आए होंगे पक्का अंग्रेजी मीडियम से। क्योंकि जीवन में कोई भी काम, अब अनपढ़ आदमी भी तो बहुत बढ़िया काम कर सकता है, ज्ञान तो उसके पास भी खूब हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि पढ़े लिखे के पास कुछ होगा। पढ़े लिखे के पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलती है, बस। रोटी नहीं मिलती उससे, रोटी तो बनानी पड़ती है, उसके लिए स्किल चाहिए, वो सबसे नहीं बनती। और वो उसके लिए पढ़ाई लिखाई या अंग्रेजी हिंदी का कोई मतलब नहीं, गूंगा होगा वो भी बना लेगा। तो कहने का मतलब जीवन में जीवन चलता है काम करने से, जीवन चलता है स्किल से, जीवन चलता है कुछ ना कुछ करने से। उसके लिए भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा का काम केवल एक है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है खाली। तो अंग्रेजी की किताब में ही सच लिखा होता है, ये किस गधे ने कहा है? या अंग्रेजी की किताब में जो लिखा है उससे हमारे बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे, ये किसने कहा? या जो हिंदी बोलेगा, या जो अपनी यहां की लोकल भाषा क्या है बोली, हिंदी है? अवधी, अवधी है ना, अवधी में ज्यादा चलता है अपना। अब अवधी में भी तो बात बता सकते हैं हम, और बल्कि ज्यादा बढ़िया से बता पाएंगे, और उसमें तो सीधा फील आता है। अब देखो, एक बोलेंगे भाई वेयर आर यू गोइंग, नकली सा लगता है ना? और पंजाबी बोलेगा कितने चले हुए, लगता है फीलिंग आई। हरियाणवी बोलेगा आप लोग मुझे कहाँ जा रहे हो, वो भी लगता है भाई ठीक सर का बात है। हमारा हरियाणवी बोला कहाँ मर रहे जाओ है, कहाँ मर रहे, कड़े मर रहे, और मरना हुआ फीलिंग आती है यार, यही फीलिंग है बढ़िया। मतलब बोल रहा है मरना, लेकिन अगला समझ गया कि जाने की पूछ रहा है कहाँ जा रहा है। समझ में आना चाहिए, कुछ ही बोलो क्या फर्क पड़ रहा है। और ये भूल गए, कॉमन सेंस खत्म कर दिया हमारा। अब बताओ आप, अंग्रेजी में पौष्टिक भोजन ज्यादा होगा कि हिंदी में ज्यादा पौष्टिक भोजन होगा? भाषा कौन सी भाषा बोलते हुए आप भोजन बनाओगे तब भोजन स्वादिष्ट बनेगा? लोकल भाषा बोलते हुए, सिर्फ बोलते हुए की बात कह रहा हूं।
और यकीन ना हो तो अपनी पत्नी को जाकर के बोल देना, आज जाकर के जो भी खाना बना रहा है, मतलब आप भी बनाते हो तो आप खुद ही सोच लेना, जो भी बनाता है मतलब, ठीक है। अब जब हमारे घर में लड़ाई बच जाती है तो मुझे बनाना पड़ता है। तो सामने किताब रख लो, अगर आपको भाषा नहीं आती है, या फिर सोच लो, एक दिन खाना बनाओ अंग्रेजी बोलते बोलते, और एक दिन खाना बनाओ अपनी देसी बोलते बोलते, गुनगुनाते हुए, और फिर देखो किस दिन खाना स्वादिष्ट बनता है। अपने आप सोच देख लेना, केवल आपकी मातृभाषा में ही खाना स्वादिष्ट बनेगा, ये तय है। शब्दों की अपनी वैल्यू है, असल में है, वरना पिताजी कहें उसका अलग रोल है, पापा कहें अलग है, पापा जी कहें अलग है, बापू कहें अलग है, बापू कहें अलग है, मेरी माँ का लोग कहें अलग है भाई, मेरी माँ का कसम, वो भी तो मतलब बापू ही है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती ना। तो शब्द में पावर है, इसका मतलब अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में पावर है। तो अंग्रेजी क्यों दी? अंग्रेजी किसकी भाषा है पता है आपको? अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है। अंग्रेजी अलग अलग भाषाओं से बहुत ही गंदे शब्द चूज के बनाई गई एक भाषा है। गंदे शब्द चूज करके, नेगेटिव शब्द। जैसे फोन उठाते ही आप सबसे पहले क्या बोलते हो? हेलो, ऐसे बोलते हो ना। हेल का मतलब होता है नरक, लॉ का मतलब होता है कानून। हेलो यानी आप हर रोज नरक को आमंत्रण देते हो जब भी आप हेलो जी बोलते हो। और यदि आप फोन उठाते ही बोलो नमस्ते जी या अस्सलाम वालेकुम या जय हिंद, कुछ भी बोलेंगे तो फीलिंग कुछ हो रहा है कि देखो जरा, ठीक। दूसरा, सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चे अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं? मम्मी पापा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिसके पास डिक्शनरी है सर्च करना अभी भी सेशन के बाद। मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है? MORNING। एक और मॉर्निंग होती है MOURNING। दोनों का उच्चारण सेम होता है। और जो दूसरे वाली मॉर्निंग होती है वो होती है शोक प्रकट करना। जैसे कोई मर जाता है तो हम मॉर्निंग पे जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना गुड्डा निवाड़े जा रहे हैं या किसी बैठने जा रहे हैं, भाई फलाना गुजर गया था बैठ के आ रहे हैं, वो मॉर्निंग होता है। तो सुबह सुबह आपका बच्चा क्या बोल रहा है आपको कि मॉर्निंग गुड है। जिनके घर में अंग्रेजी भाषा में संवाद होता है, मैक्सिमम परिवार तलाक वाली पोजीशन पर बैठे होते हैं। और जिनके घरों में अपनी लोकल भाषा में बातचीत होती है, उन घरों में कभी अवसाद नहीं आता। ये मानकर चलिए, गारंटी है ये। जैसे ही नकलीपन आने लगेगा, रिश्तों में भी नकलीपन आ जाएगा, आपके जीवन में भी नकलियत आ जाएगी, असलियत चली जाएगी। तो वो जो नकलीपना है उसको खत्म करने का तरीका क्या है कि जो आप असल हो ना, उसको मत छोड़ो। और हमारे सबके बच्चे नकली बनने की प्रक्रिया में हैं। जिसके भी बच्चे प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं। अब अंग्रेजी स्कूल में जाते हुए खर्चा कितना करते हैं? कितना खर्चा होता है? 4,000 महीने का, 5,000 महीने का, 5,000 रुपया महीने का करते हैं। 6,000 भी हो रहा है साहब का, 6,000 रुपया महीना। 15 दोस्त अगर इकट्ठे हो तो कितने रुपया महीना हो गया? 90,000 रुपया। 90,000 रुपए में 9 मास्टर रख सकते हैं सुबह से लेकर रात तक। 10-10 हजार में मास्टर ऐसे मिलते हैं सड़कों पे पड़े हुए, मिलते हैं कि नहीं मिलते? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 5-5 हजार में पढ़ाते हैं वो। तो 14, 17, 16 मास्टर आ जाएंगे इतने में, 18 मास्टर आ जाएंगे, 18, 5-5 हजार वाले। और 10-10 हजार वाले 9 मास्टर आ जाएंगे। तो 20 मास्टर, 20 लोग भी, 10 लोग भी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये नहीं समझ आ रहा है?
15 जने जितना पैसा प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, अपने घर का मास्टर अपने घर का स्कूल बना सकते हैं 15 जने, और मास्टर जी को बोल सकते हैं ये आना चाहिए, नहीं तो अगले हफ्ते छुट्टी, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, एक हफ्ता पढ़ा के छुट्टी करता हूं, एक हफ्ते में अगर नहीं काम करता है तो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा बताओ। और अगर यही काम अगर 15 बच्चे ना करें, अगर ये 30 पेरेंट कर दें तो उनके हिस्से में कितना आएगा? आधा हो जाएगा खर्चा। और अगर 60 माँ बाप कर देंगे तो चौथा हिस्सा हो जाएगा, और अगर 120 कर देंगे तो 8वां हिस्सा हो जाएगा। 1000 रुपए में काम चल जाएगा अगर 120 आदमी इकट्ठे कर लो तो। और अगर 240 कर लो तो 500 रुपए महीना में काम चलेगा। और अगर 400 कर दोगे तो 250 रुपए महीना में हो जाएगा। जैसे जैसे गांव सारा समझ में आता जाएगा, गांव सारा मिलके करेगा 100 रुपए मात्र में, जितने मर्जी मास्टर गांव में रख लो। क्यों जी? और बल्कि गांव में क्या रख लो, गांव के ही बच्चों को तैयार करो ना, अपन करेंगे तैयार। अपने पास पूरी विद्या है, टैलेंट पता करने की विद्या अपने पास है, उन बच्चों को तैयार कैसे करना है उसकी विद्या अपने पास है, हर बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा उसका भी तरीका अपने पास है, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी, हर बच्चा अपने घर में रहेगा, हर बच्चा अपने गांव में खेलेगा, हर बच्चा अपने समाज से जुड़ेगा, अपनी देसी भाषा में बात करेगा, अपने परिवार से अपने सब चीजों से जुड़ा रहेगा और खुश रहेगा। और सबसे कमाल की बात, डिप्रेशन में नहीं आएगा। और जब कोई नौकरी का फार्म भरेगा तो बोलेगा अरे नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, मालिक है तो मालिक ही रहेंगे। ये वाली भाषा उस बच्चे को सिखा सकते हैं। कितना मुश्किल है। नौकर तो 1%, देखो नौकरी का जो प्रतिशत है ना वो 0.5% है, से भी कम है, 0.1% से भी। देख लो जितनी भर्ती निकली है, जितने बच्चों के फार्म भरे गए थे, कैलकुलेट करके देखोगे 0.1% से ऊपर नौकरी नहीं मिलती है। मतलब 99.9% को नौकरी नहीं मिलनी ये तय है। तो 99.9 के लिए कौन बोलेगा? नेताजी बोलेंगे क्या? विधायक बोलेगा? सांसद, पटवारी, डीसी, एसडीएम, मास्टर, स्कूल का प्रिंसिपल, किसी को फुर्सत नहीं है भैया आपके बच्चे के लिए, ये आप ही को करना पड़ेगा। हम एक ऐसे मिशन पर हैं जहां प्रत्येक गांव अपनी जिम्मेदारी ले कि समाज आधारित व्यवस्था बनाना चालू कर दे। यदि समाज इसके लिए तैयार नहीं होगा अगले 1-2 साल के अंदर, यदि लोग नहीं निकलेंगे अपने आप समाज को जगाने के लिए, तो भैया हम तो अपने 15-20 हजार बच्चों को लेके बैठ जाएंगे अपना एक जगह। आप बाकी लोगों को जगाने का काम चालू रखो, जब जाग जाएंगे तब हर गांव में कर देंगे चालू। भाई एक बात सोचो आप, हमने जो सोचा है, मैं आपको बता रहा हूं कि अपन आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आपको पता लगे कि वाकई में संभव है कि नहीं। ये भी देखना प्रैक्टिकल संभव है कि नहीं। 500 की ट्रेनिंग करना है संभव कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये 500 लोग अपने घर से 15 दिन के लिए हरियाणा आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। 500 लोग पूरे देश से कोई मुश्किल नहीं है। 500 लोगों के लिए 15 दिन 30 दिन देना कोई मुश्किल नहीं है। 15 दिन में 15 गांव कवर करके हर गांव से कम 2 बच्चे अपने विचार के निकालना, गांव में 4-5 मीटिंग करके संभव है कि नहीं है? संभव है। हर गांव में 2 बच्चे अपने विचार के हो जाए तो उनको ट्रेनिंग देना संभव है कि नहीं है? संभव है यहां तक। अब हर गांव में 7000 गांव में 1 महीने के अंदर अपने पास 2-2 आदमी हो गए तैयार। 2 आदमियों के पास 2 गाड़ी का अरेंजमेंट करना संभव है कि नहीं? एक आदमी 1 गाड़ी का अरेंजमेंट कर सकता है? हम कोई रैली बुलाते हैं और हम ये कहते हैं इन दोनों को 2 गाड़ी लानी है बस, खाली 2 गाड़ी में 10 आदमी। संभव है? 7000 गांव से कितना आदमी हो गया? हर गांव से 10 आदमी लेके चलो तो 70,000 आदमी एक दिन बैठकर ऐलान करेंगे तो विचार जाएगा कि नहीं जाएगा? संभव है। जब ये 1 लाख का टारगेट है अपना, 1 लाख आदमी खड़े होकर वहां से हम अपना पूरा परचम 100 डिमांड्स का सबके सामने बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। एक लाइन उसमें अभी तैयार कर रहे हैं, अभी हो गए हैं 60 कुछ तक हो गया है। तो जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं जिस तबके के, उन सबको कवर कर रहे हैं कि 100 पॉइंट समाज के, वो 100 पॉइंट ऐसे कि यहां बैठा एक भी आदमी छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना?
मतलब उसमें मियाँ जी की भी लेंगे, पंडित जी की भी लेंगे, दोनों की लेंगे। अब मियाँ जी तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनके ऊपर शर्त रख देंगे, जब तक पंडित जी वाली मांग पूरी नहीं होगी तुमको नहीं जाना, और पंडित जी के ऊपर रख देंगे कि मियाँ जी की जब तक पूरी नहीं होगी तुमको नहीं जाना। चमार जब तक नहीं जाएंगे जब तक जाट की पूरी नहीं होगी, जाट जब तक नहीं जाएंगे जब तक चमार की पूरी नहीं होगी। क्यों जी? रोडवेज वाला तब तक नहीं उठेगा जब तक LIC वाले की पूरी नहीं होगी, LIC वाला तब तक नहीं उठेगा जब तक पुलिस वाले, मजदूर तब तक नहीं उठेगा जब तक हमें। हरियाणा पूरे देश से कितने आ जाएंगे? हजारों हजार लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो यात्रा निकालते हैं पूरे हरियाणा में, और डिमांड एक है, आपके गांव में गया मैं, गांव में पूरा दिन गांव में पर्चा बांटा, बोला शाम को वहां मीटिंग होनी है, आ जाओ सारे के सारे लोग शाम को बैठेंगे वहां। दो अब बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि हमको बच्चा ही वो चाहिए जो काम का नहीं है तुम्हारे, जिससे परेशान हो तुम, या जो अपने बच्चे के लिए ऐसा स्थान चाहते हैं कि आपके बच्चा जिंदगी में क्या काम करने के लिए बना है? आपका बच्चा क्या काम करने के लिए बना है वो हमें पता है, तैयार कैसे करना है वो हमें पता है, समाज में स्थापित करके हम देंगे। पूरे गांव से कितने लोग फार्म भरेंगे बताओ? कोई माँ बाप चाहेगा कि अपने वाले इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला ना हो? बताओ। लेकिन अपने पास सीट कितनी है? अब बाकी के लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, यार हमारे वाले का भी लेना पड़े, क्यों ना लो? अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूं, ये 14,000 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा क्या? मैं तो किसी को भी शायद नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो तब हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं ये 14,000 पढ़ाने के लिए लोग तैयार कर सकता हूं, तो मैं ये 14 लाख भी तो तैयार कर सकता हूं, तो तुम्हारे गांव के लिए भी तैयार कर दूंगा, तो अपने गांव में खोल लेंगे एक ब्रांच। 7 लाख गांव है, 7 लाख गुरुकुल खुल गए एक झटके में। नहीं, पहले 7,000 देख लेते हैं। हमारे हरियाणा में 7,000 है। 7,000 में लोगों के अंदर भावना आती है देश के अंदर, तो 7 लाख तक जाना नॉट ए बिग डील, क्योंकि तब आप लोगों को करना आ जाएगा कि करना कैसे है। अभी तक गड़बड़ कहां हुई है कि जिस आदमी को लोगों ने ताकत दी, आप जैसे लोगों ने जो मंच के सामने पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं और हम जैसे लोग चौड़े हो जाते हैं, अपने आप को नेता मानने लग जाते हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ घुसा दिए उस पूरे मिशन के अंदर। उसको पद चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को मंच माला माइक, ऐसे चक्करों में सारा कचरा कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिया। इसलिए हमने मोर्चे में नो कॉम्प्रोमाइज थ्योरी ली है। भाई अगर आप लोगों को, मैंने आज तक जिंदगी में किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत काम नहीं करवाया, मैंने किसी से पैसा उधार नहीं मांगा, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पैसा लेके उसको वापस नहीं किया, मैंने किसी की बहू बेटी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा, मैंने किसी का शोषण नहीं किया, सामाजिक भी नहीं किया, आर्थिक भी नहीं किया, मैंने मानसिक भी नहीं किया। आप लोगों को झूठ बोलकर अपने साथ नहीं जोड़ रहा हूं मैं। जोड़ रहा हूं क्या? कोई झूठ बोलकर नहीं जोड़ रहा हूं। कल को मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। लगा रहा है तो अपने स्वार्थ में लगा रहा है तो अपना काम कर रहा है। अपने को नहीं चाहिए भाई तुम्हारी, सीधी सी बात है। बोलते यार सबको मिलकर काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबको मिलकर चलना चाहिए। मैं 100 की स्पीड में चलने वाला आदमी 20 की स्पीड में चलने वाले से कैसे साथ में चलूं? वो 20 पे चल रहा है स्पीड पे, आप 20 की स्पीड पे चल रहे हो, मैं 100 की स्पीड पे, कैसे चलेंगे साथ सबके? या तो मुझे 20 पे आना पड़ेगा या उसको घसीटना पड़ेगा। मैं क्यों घसीटू किसी को भाई? नहीं, मतलब क्या, रास्ता बता दिया है, मैं जा रहा हूं रास्ते में, यार मैं रास्ते में फूल बिखेरता जा तो रहा हूं, तुमको रास्ता पता चल गया, आ जाओ पीछे पीछे जिससे चला जा रहा है, और तुमको हमारे वाला रास्ते में नहीं जाना, अपने वाला ढूंढ लो, अपने पे चलो ना। नहीं समझे? आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ना, हेल्थ की दे रहे हैं ना, बीजों की दे रहे हैं, मतलब खेती की दे रहे हैं, न्याय प्रणाली पे चर्चा कर रहे, आओ ट्रेनिंग लो, अपना संगठन बनाओ, चलो, क्या दिक्कत है? हम तो खुश हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश तब होऊंगा जब अपने मोर्चे में एक भी आदमी ना रहे, मैं ही कल्ला कल्ला बोलता रहूं, नए लोग ढूंढता रहूं, बोलता रहूं, आप लोग तैयार होके अपना अपना काम करते जाओ। अपना काम संभालोगे तो अब मेरी मीटिंग में कैसे आओगे तुम लोग? आप सोचो,
यदि आपको बात समझ में आ जाए और अपने गांव पे काम करने लग जाओगे तो क्या आप मीटिंगों में आ पाओगे? क्या नहीं आ पाओगे? तो मेरे को तो मजा तभी आएगा ना जब आपके गांव में काम हो रहा होगा। 5000 लोग तैयार हो गए, 5000 गांव में काम चल रहा है, 5000 गुना काम हो रहा है, मेरे से ज्यादा खुश कौन होएगा? है ना? तो अपन नए लोगों को जोड़ते जाएंगे, आपको देते जाएंगे, वो लेग में, टांग में, 20 टांग वाला ऑक्टोपस बना देंगे। इतना बना देंगे, एक आदमी जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक आदमी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आओ 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 ना आओ, कोई है ही नहीं। बोले कि संगठन कौन है? बोला कोई नहीं। कौन प्रधान है? बोला सारे प्रधान है, सारे कार्यकर्ता, सारे प्रधान सब। 19 नवंबर की रैली भी करनाल में सीआईडी वाले मतलब रिंग गए और रो गए कि यार प्रधान कौन है बता तो दो। तो बोले कोई है ही नहीं, कैसे बताए? बोला चला कौन रहा है? अब बता, इस ट्रेनिंग को कौन चला रहा है भैया बताओ? जनरेटर वाला, बिजली वाला, मंदिर वाले, या ये मनीषर की टीम, या ये मितौली वाली टीम, स्वाधीन भारत वाले, मोर्चे वाले, ये चला रहे। कौन चला रहा है? पता ही नहीं किसी को कौन चला रहा है। आपके सामने कोई स्टेज पे आज तक खड़ा करके किसी को कहा ही नहीं हमने कि फलाने फलाने का धन्यवाद, हमने कहते ही नहीं। अब काय को सीआईडी वालों को बताएं कि कौन है हमारी ताकत है? और हमारे यहाँ जो काम कर रहा है उसको नाम चाहिए ही नहीं, तो कोई चक्कर ही नहीं। सब काम करने वाले लोग हैं, सॉलिड काम करने वाले आदमी को वैसे भी नाम नहीं चाहिए होता है। नाम ही थोथे आदमी को, कमजोर आदमी को चाहिए होता है कि नहीं? कैसे है? समझ रहे ना बात आप? तो जो सॉलिड लोग हैं उनको नाम नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए। तो मर्जी है आप किधर जाना चाहते हैं, किस तरफ आपका उद्देश्य है। तो जो मैंने आपको बताया है कि मोर्चे का ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ये बढ़िया है या पारंपरिक रूप से एक प्रधान, कार्यकारिणी, 5 लोग, 20 लोग वो तय कर दें, या फिर अपन अपने कौन सा वाला सही है? ये वाला कि वो वाला? ये वाला सही है ना? ताकत आपके पास, क्योंकि हमको आपको सिखाना क्या है कि गांव के आदमी के पास ताकत कैसे स्टोर करनी है, हमें ये सिखाना है। एमएलए के पास ताकत नहीं जानी चाहिए, यहां बैठे मंच पे बैठे नेता के पास ताकत नहीं जानी चाहिए। ताकत लोगों के पास रहनी चाहिए कि ज्यादा चौड़ा हुआ तो भैया नीचे गद्दी, नीचे इधर ज्यादा नहीं होने का, यही सिखाना है। और नेताजी इसलिए तो सिखाते नहीं है कि इनको अगर ज्ञान दे दिया तो हमारी ही गली का हड्डा, गले की हड्डी बनेंगे। क्यों? अपना गला बचाने के चक्कर में नेताजी क्या चाहते हैं? अरे भैया इनको नौकरी दिला दी, इनके गस में 2 पैसे आ गए, इनके पास 4 आदमी जुड़ गए, तो झंडा कौन उठाएगा? उसको डर इस बात का रहता है कि इनको पीछे पीछे लगा के रखो, खाली उम्मीद रहनी चाहिए खाली कि भैया नेताजी नौकरी लगवाएंगे, नेताजी ठेका दिलवाएंगे, और नहीं कुछ होगा तो थाने में तो फोन कर ही देंगे ना। इतने से तक रखते हैं नेताजी। वो नहीं करेंगे हम लोग, हम तो पहले करके चल रहे हैं। जरूरी नहीं है जब आपको जरूरत हो हम आपका कॉल भी उठा पाए, लेकिन आपको एक ताकत दे रहे हैं इन लोगों की। हम नहीं उठा पाए, ये तो उठा रहे हैं। आप अपना व्यवहार इतना अच्छा बना लो कि आपके साथ लोग आना चाहें, लोग जुड़ना चाहें। भाई बोझ को कौन ढोना चाहेगा? इस कप के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम वजन होगा, 20 ग्राम 50 ग्राम, इतना ये ज्यादा नहीं, 100 ग्राम होगा। बहुत ज्यादा वजन है कि कम है? अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूं? 10-15 मिनट में ये मुझे 1 क्विंटल का लगने लग जाएगा। ये लगने लग जाएगा कि हाथ तोड़ देगा ये मेरा, इतना वजन हो जाएगा। इसलिए आप अगर अपने किसी साथी के ऊपर थोड़ा भी बोझ बनते हो ना, एक दिन आप क्विंटल जैसे लगने लग जाओगे। इसलिए मतलब उतना ही निकालो जिससे आपका व्यक्तिगत स्वार्थ हल ना होता हो, और यदि किसी का कर रहे हो तो उतना ही करने के लिए तैयार भी रहो। फिर अगर किसी को करवा रहे हो किसी से काम, तो अब मैं तो नहीं कर सकता हूं, आप किसी के लिए ज्यादा कर नहीं पाता हूं मैं, तो इसलिए मैं किसी को कहता भी नहीं हूं कि मैं कहूंगा भी नहीं। जब मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनूं भैया? और यदि मैं अपने परिवार का इंतजाम खुद नहीं कर सकता तो फिर देश के लिए कैसे चलेंगे? तो मेरे परिवार का इंतजाम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा।
तो ये 500 लोगों की जो फौज है, ये जब चलेगी ना पहली बार, देखिएगा माहौल बदलेगा, एकदम बदलेगा, एक तो अचानक से बदलाव दिखना चालू हो जाएगा और गजब। श्वेतांक जी कहाँ है? किसका है ये? कौन है श्वेतांक? किसकी पर्ची आई है? अभी कौन है श्वेतांक जी? अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज तय करनी है कि क्या हम हवा में तीर मारते रहें, तुक्का मारे। तुक्का किस को पता क्या होता? तुक्का क्या होता है? तुक्का पता है क्या होता है? तुक्का क्या होता है? आंख बंद करके मारना बोले तुक्का होता है। एक कहता है हमें मारना तुक्का होता है। तुक्का वो नहीं होता है। तीर और तुक्का बताता हूं क्या होता है। तीर बनाया जाता है, मतलब लकड़ी या कोई भी फाइबर लेकर के उसके आगे धातु का एक सिरा लगाया जाता है, नुकीला, इतना ही इधर होता है, और पूरा बिल्कुल सिमेट्री चेक की जाती है ताकि जिस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया जाए उसी डायरेक्शन में वो प्रोजेक्ट हो जाए और उस तरीके से वो सीधा जाए, निशाने पर लगे। वो तो होता है तीर। एक होता है ये छाछ होता है ना, छाछ अब पिछोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उस छाछ के वो निकाल के टिकड़े से उनके आगे पॉलिथीन लपेट के वो तीर छोटे बचपन में बनाया करते थे ना, वो जो गोल कभी एक तरफ टेढ़ा हो जाता है कभी मोड़ा, तो वो तुक्का होता है। तो एक तीर के साथ 4-5 डाल के धनुष में चला दो, कोई सा तो लगेगा। वो तुक्का होता है असल में ना। तो आजकल जितने संगठन समाज में चल रहे हैं ना, वो सारे तुक्के लेके चल रहे हैं। अपने पास तीर है जो सीधा निशाने पे मारा जा सकता है, क्योंकि अपन लोगों ने समाज की सारी प्रॉब्लम्स की जड़, उनके कारण, उनकी स्थिति, वस्तु स्थिति, वर्तमान की और भविष्य की रणनीति, उनकी भी और अपनी भी अब हमें एग्जैक्ट पता है। तो हमें निशाना पता है कहां मारना है। इसलिए उस निशाने को मारने के लिए अर्जुनों की तलाश हो रही है। हमारे यहाँ अर्जुन भी हैं, कर्ण भी है, एकलव्य भी है, खूब है। घर पर बैठे बैठे ही तैयारी चल रही है उनकी। तो ऐसा नहीं है, अपने सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो तीर अपनी अपनी जगह से लगेंगे। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सड़क पर लड़ी ही नहीं जाएगी। इस लड़ाई में कोई खून खराबा नहीं होगा। इस युद्ध में किसी की खिलाफत नहीं करनी है, कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई सरकार नहीं गिरानी है, कोई सरकार नहीं बनानी है। व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था की लड़ाई है। सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति बदलने की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था की। व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी। युद्ध हुआ करते थे, हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, घोड़े वाले से घोड़े वाला, पैदल वाले से पैदल वाला, तलवार वाले से तलवार वाला, गदा से गदा। तो व्यवस्था से व्यवस्था, रुपये से रुपया, डीसी से डीसी, मंत्री से मंत्री। एक मुख्यमंत्री तुम्हारा, एक मुख्यमंत्री जनता सरकार मोर्चा का, आ जाओ बराबर में। एक एसडीएम तुम्हारा, एक एसडीएम हमारा, एक तुम्हारा एक हमारा, एक रुपया तुम्हारा एक रुपया हमारा। आजाद हिंद फौज आ जाए, इधर आ जाएगी ना, यहाँ पे हम अपना रुपया बताएंगे तुमको कि ये है मानक वाला रुपया, ये है तुम्हारा फर्जी रुपया। बताओ, दुनिया मर्जी तय कर ले, लेकिन पहले समाज के अंदर इस फर्जी रुपये के प्रति अविश्वास तो पैदा करो। ये सारा खेल विश्वास पे ही तो चल रहा है। पुलिस वाले के पास जा तो विश्वास से रहे ना कि ये हमारा कुछ भला करेगा। जज के ऊपर विश्वास है, मास्टर के ऊपर विश्वास है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। इन हरामियों की हरामखोरी सबके सामने लेके आएंगे पहले। ये चोर है साले, चोर। और फिर जो समाज में बढ़िया लोग हैं, फिर बताएंगे कि कौन लोग बढ़िया हैं। इन चोरों की चोरी का पता तो बताओगे, तभी तो अविश्वास आएगा, तभी तो लोग पूछेंगे अरे करें क्या। अब बताएंगे, जब चिल्ला चिल्ला के पूछोगे करें क्या, तब बताएंगे ना। तुमको समझ आ गया कि गड़बड़ है, कि हाँ रुपया गलत है, पता लग गया, हाँ तब क्या करे, कौन सा रुपया ले। ये पड़ा तो है 1 तोला शुद्ध सोना चांदी वाला, ये मोहर पड़ी तो है अपने पास।
नेताजी बनाकर तो गए ऑलरेडी, करने की जरूरत क्या है? कुछ नहीं करना अपने को, खाली डीएनए में पड़ा है, अपने को खाली बताना है कि ये गलत ये सही। अपनाना कौन सा है तुम जानो। अंग्रेजों की सरकार के पास जाना है कि भारत की जनता सरकार के पास आना है, तुम क्या टेंशन खत्म। हमें किसी से लड़ना ही नहीं। इसलिए ये लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? आपके घर, चौपाल, खेत खलिहान, अपना स्कूल, आपके घर से लड़ी जाएगी। जिस दिन आपको एलोपैथी की जरूरत खत्म हो जाएगी, ये कोई डॉक्टर अपने कर्जा नहीं चुका पाएगा। जिन्होंने अस्पताल खोल के 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन एलोपैथी की जरूरत खत्म कब होगी? जब हमारे पास जंगल होगा, जड़ी बूटियां होंगी। जंगल की जरूरत क्या है? जब हमारे पास गायें होगी, भैंस होगी, पशुधन होगा, वो चरने के लिए जाएगा। सामूहिक जोहड़ होगा, सामूहिक चरने की जगह होगी, सामूहिक बैठने की जगह, सामूहिक पढ़ने की जगह, सामूहिक चिकित्सा की जगह, जिसमें पैसे का कोई रोल ही नहीं है। सामूहिक न्याय की जगह, बात ही खत्म। पैसा चाहिए ही नहीं अपने को किसी काम के लिए। पर चिकित्सा के लिए पैसे की क्या मतलब है यार? बताओ आप। पढ़ाने के लिए पैसा, मेरे को आपको बोलने के लिए क्या? अब मैंने लेता था पहले 2 घंटा बोलने का, भी लेता हूं प्राइवेट स्कूल वालों से, तो कहीं प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ बोलता हूं। लेकिन अब घर चलाना है तो प्राइवेट स्कूल वालों की जेब काटता हूं। और क्या दिक्कत है? अब मैं ये थोड़ी कहता हूं कि वो अच्छे हैं, वहां पे बैठ के भी यही कहता हूं कि तुम चोर हो। हाँ ठीक है, लेकिन चोरों के घर से लाना ठीक है, क्या दिक्कत? अब पता है नेता चोर है, उसी के बच्चे की काउंसलिंग करने का पैसा लेता हूं। पता है कि गांव वाला चोर नहीं है, समझदार है, उसी को कह रहा हूं कि सीख लेना, पूरा का पूरा सिस्टम ले लेना। तू काहे को तू 1.5 लाख का फायदा करना चाहता? 10.5 लाख का माल लेना। तू तुझे गोदाम देने को तैयार बैठा हूं मैं, तू काहे का शोरूम में चक्कर काट रहा है? तो इसी तरह से ज्ञान पैसे में थोड़ी मिलना चाहिए। कोई भी समझ है वो पैसे में थोड़ी मिलना चाहिए। पैसे का क्या रोल है? कुछ भी नहीं। असली धन की तरफ समाज को जोड़ना है, और जैसे ही असली धन की तरफ हम जोड़ना चलेंगे, आप देखिएगा अपने आप व्यवस्था उधर वाली टूट जाएगी। वो टूटनी ही है, वो लोग तोड़ने वाले हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी व्यवस्था बनाने के लिए पहले से तैयारी करके बैठे हो कि नहीं। अब युद्ध होना है, होता रहे, मारकाट होनी है, होती रही है। हमारे पास हर गांव में अपने योद्धा खड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप, सब पे काम करने वाले लोग बैठे हैं। हमको काहे को किसी के पीछे भागने की जरूरत है? भाई हमारी व्यवस्था बैठी है ऑलरेडी गांव में। वो निकालने हैं, छांटने हैं, समझाना है, चर्चा करनी है, मुद्दा बनाना है, विश्वास जताना है कि मेरा तेरे बिना काम नहीं चलेगा, तेरा मेरे बिना नहीं चलेगा, तो मुझे तो झेलना ही पड़ेगा, तुझे मैं झेलना ही पड़ूंगा। तो क्यों ना प्यार से झेल ले, मजबूरी में ना झेले। प्यार से झेलने के लिए जो अविश्वास पैदा किया है इस रुपए ने, जो धोखा हुआ है एक दूसरे के साथ, कहीं उसको माफ कर दे, माफी मांग ले। क्या पिछला जो गलती सलती हुई उसको माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, नए सिरे से व्यवस्था बनाते हैं। एक दिन तो माफ करना ही पड़ेगा। देखो माफी भी मांगनी पड़ेगी, गलती हुई है वो कर रहे हैं, वो कर लेंगे। वो जिनका हमने दिल दुखाया है, जिनसे हम दुखी, हम भी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज उनका समय नहीं है। आज जिन लोगों को साथ रखने का समय है, उन्हीं को साथ रखेंगे। जो उनको आना होगा बाद में 20 के नीचे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब साथ नहीं बिठाएंगे ऐसे लोगों को जिनके साथ मन नहीं मानता। यहां से साथ होने चाहिए, है ना? क्योंकि दिखाने के लिए साथ नहीं चलना, होना है साथ। फिर चाहे साथ ना भी चलो, आप साथ हो तो बताने की भी जरूरत नहीं, आप हो। अंदर से मजबूती इतनी महसूस होती है जब लोग साथ होते हैं, जरूरत ही नहीं हो डरते। कई साथी बोले यार लोगों में नकारात्मकता आएगी। मैं कहा एक आदमी, काम करने वाला एक भी आदमी नकारात्मक सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी परमात्मा का काम कर रहे हैं, अपना थोड़ी कर रहे हैं भैया। हमको थोड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा काम थोड़ी ना है। तो आपके अंदर नकारात्मकता लाना या सकारात्मकता लाना मेरा काम थोड़ी है, उसका काम है। वो अपने आप भरेगी, उसका टेंशन अपने को लेने की जरूरत नहीं है। अपने को केवल अपने हिस्से का काम करना, बस अपने हिस्से का, वो ईमानदारी से करना है। वहां एक दूसरे के साथ ठगी, चोरी, झूठ ये सब नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। इसी के लिए बस आप लोगों को यहां बुलाया है कि मकसद आप सबको एक दूसरे से जोड़ना है। मेरे को तो खाली 30 लोगों से जुड़ना है, उनके जरिए आपको मुझसे जुड़ना है।
या एक दूसरे से जुड़ना, वो सारा जाल एक ही है। इतना बड़ा जाल बिछा देंगे सरकार को समझ ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। उनको यही पता नहीं चलेगा कि आखिरी कौन है और पहले नंबर पर कौन है कि नहीं। उनको मैं पहले नंबर पर दिखाई दे रहा हूं, सरकार को मैं पहले नंबर पर दिखाई, उनको पता नहीं है। अभी जिस दिन मुझे वो अंडरग्राउंड, जिस दिन कोई बड़ा कार्यक्रम होगा ना, उस दिन मुझे वो हाउस अरेस्ट करेंगे या गिरफ्तार करेंगे। उनको ये नहीं पता उसकी तैयारी पहले से करके बैठा हूं पहले से करके। टेंशन नहीं लेनी भैया, तुम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि उन सब का पता है वो कहां तक सोचते हैं। इसलिए उनकी हर चाल से आगे का काम पहले से करके बैठे हैं हम लोग, तो घबराने का नहीं है। बस वो समझ लो, अभी राजनीति में खूब चर्चाएं होंगी, बताएंगे आपको चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैंडिडेट कैसे खड़े किए जाते हैं, कैसे हराए जाते हैं, कैसे जीता जाता है, कैसे लाइजनिंग होती है, कैसे सेटिंग होती है, कैसे पहले से तय होता है, पैसा कहां से आता है, कैसे लाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैंडिडेट्स बिठाने का तरीका क्या क्या होता है सब, और चुनाव जीतने का क्या तरीका है, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और एक और प्लान किया था, अगर आप लोगों को लगे, कुछ लोगों को ना वहम हो गया, कुछ लोगों को वहम हो गया, जैसे मेरे जैसे आदमी को वहम हो जाता है, बोल देते हैं जब 50-100-500 लोग आ जाते हैं तो चौड़ा हो जाता है कि अपन नेता बन गए। हजारों लोग आ जाते हैं तो उनको ये लग जाता है कि अब अपने साथ में लोग हैं, ऐसा वहम हो जाता है ना। ये ताकत मेरी तो नहीं है, ये तो आपकी ताकत है। क्यों? वो जो नेता बनने की फीलिंग है, वो ताकत तो लोगों की ताकत है या आदमी की ताकत है? एक की, लोगों की ताकत है। अब एक प्रैक्टिकल करने का सोच रहे हैं, आप बताइए कैसा रहेगा? प्रैक्टिकल क्या है? अपने आसपास देखो, कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो कहीं से भी नेता नहीं लग रहा, कहीं से भी नेता नहीं लग रहा। देखो अपने आसपास कोई बैठा है क्या? स्वामी जी को बुलाओ। स्वामी जी तो लग रहे हैं ज्ञानी आदमी। ये तो कपड़े ही ज्ञानी बना देते आदमी को। देखो कोई, अब ये है सिसोदिया जी हैं, शकल से ही नेता लगते हैं। अभी क्या इनको क्या नेतृत्व करके दिया है? पहले शकल चलते आते तो पता लगता है नेताजी आ रहे हैं, सारा गांव नेताजी नमस्ते बोलता है इनको। तो हम क्या सोच रहे हैं, अपने मोर्चे में किसी ऐसे बंदे को चूज करने के प्लान कर रहे हैं जो कभी मंच पर नहीं गया, ठीक है, जिसके बारे में पूरा समाज कहीं नहीं सोच सकता कि ये नेतृत्व कर सकता है, जिसके बारे में उसके आसपास के लोग ये मानते इसको कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम कि कौन कौन है जिनके बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं। फिर एक ऐसा काम, जैसा समालखा में रविंदर को नेता बनाया था ना, एक ऐसा ही काम उसको नेता बनाने का सोच रहे हैं। कैसा लगेगा? हम दिखाएंगे आपको कि कुछ नहीं चाहिए। नेताजी को नेता बनाने वाले लोग होते हैं। तो कैसे बनता है नेता, भाषण भी सिखाएंगे। भाषण देना देखना, पहले दिन के भाषण सुनना और फिर आखिरी का देखना, क्या तरार चेंज होता है, एकदम पलटा मार के दिखाएंगे। तो अगर हमने जो दिखता ही नहीं है कहीं से नेता, अगर उसको हमने नेता स्थापित कर दिया और लोगों को लगने लगा कि ये एमएलए बन सकता है भैया, इसका मतलब तो फिर अपन किसी को भी बना देंगे ना। अपन, क्योंकि मैं नहीं बना सकता ये काम, ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा? समय, बाकी कुछ नहीं लगना, आपका समय लगना है। कोई समय दे सकता है इसके लिए? है कि नहीं? और ये इसी में करेंगे, 500 की टीम के बाद ही करेंगे। गांव गांव तो जाना है ही, उसी के अंदर मिक्स कर देंगे। 23 जनवरी 2025 नेताजी का जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस पे नए नेताजी खड़े कर देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ड्रेस में बिठाएंगे। क्यों? देखो क्या कमाल, समाज जब खड़ा होता है। ड्रेस कोड सबका वही हो जाएगा। ड्रेस कोड ही, पिछली बार भगत सिंह वाले में पीली पगड़ी थी, अब की बार नेताजी वाली ड्रेस में आ जाएंगे अपन लोग। क्या दिक्कत है? 23 जनवरी है कि नहीं? वही हो जाएगा कि मैं भी नेता, मैं भी सुभाष, मैं भी सुभाष। तो
ऐसा कुछ प्लान है, देखते हैं परमात्मा क्या करवाएगा, आई डोंट नो। अभी सोच रहे हैं कि पहले ये 500 की ट्रेनिंग कैसे लोग आएंगे इस पर निर्भर करेगा। आने के बाद वो कितना एक महीने में अपना समय किस तरह से देंगे उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक नेक नियति से एक दिशा में बढ़ने के लिए हम लोग चले हुए हैं। उसमें से जिस जिसकी यात्रा उसी तरफ हो, आपका स्वागत है, और जिसकी नहीं हो उसका भी स्वागत है। सबका ही स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की हुंकार है। भारत की हुंकार है।